हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। अब कक्षा कौन सी है? हम यहां बात कर रहे हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड चीजों के बारे में। यानी कि आपको पता है कि आपके नीट की एग्जाम की डेट आ चुकी है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आपके दिलों की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं कि इतना सिलेबस है, हम कैसे कवर अप करेंगे, कैसे सब चीजों को रिवाइज करेंगे। तो स्ट्रेटेजी तो आपने देख ही ली होगी, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। लेकिन अब हम आपके लिए लेके आए यहाँ पे एक बहुत ही शानदार, जोरदार और जबरदस्त कोर्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइनल टच रिवीजन। यानी कि अब आपकी जो तैयारी है, जो नीट की तैयारी होने वाली है, वो धमाकेदार, जोरदार और जबरदस्त हो जाएगी हमारे इस कोर्स के साथ। इस कोर्स का मेन इतना है बच्चों, याद रखिए, हमें जो भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं या प्रीवियस से पूछे गए हैं, या जहां से जो मेन टॉपिक होते हैं, जहां उपविषय होते हैं, वहां से जो प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पे खुद से हल करने के लिए हम आपको प्रश्न भी देंगे, जिनको आप हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इस कोर्स की खासियत यह है कि यहां पर हम एक शॉट के अंदर, यानी कि एक क्लास के अंदर, हम आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं, उपविषय हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे और उन्हीं से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे फाइनल टच रिवीजन की। और हम आज पहला जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में भी हम देखिए दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है यहां पर नॉन कॉर्डेट और एक होता है हमारा कॉर्डेट वाला पार्ट। तो आज हम जो कवर अप कर रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट है, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करेंगे। अब देखिए, वैसे अगर मैं बात करूं नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर जो इसका वेटेज होता है वो थोड़ा कम है, लेकिन है तो सही, क्वेश्चन तो आएंगे सही, तो हमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक, वेटेज है यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन का, इससे ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो कॉर्डेट के अलावा हम बात करें तो नॉन कॉर्डेट पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि आधारभूत जो है हम यहां पर पढ़ते हैं। इस जो अध्याय है, ये एनिमल किंगडम, जो प्राणी जगत है, इसका जो आधारभूत या मूलभूत इकाइयां हैं, जो हम इसी में पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेट के अंदर। इसलिए ज्यादा प्रश्न जो है वो आपको नॉन कॉर्डेट से ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राणी जगत की। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉन कॉर्डेट यानी कि प्राणी जगत की, इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये सभी जो एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम देखें तो यहां पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके अंदर, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम क्या बोल देंगे? ये पोर्शन है हमारा इनवर्टिब्रेट्स का। किसका है बच्चों? इनवर्टिब्रेट का। आई बात समझ में? ये इनवर्टिब्रेट्स हो गए और यहां पे हम बात करें तो यहां पर जो है वर्टिब्रेट्स हो गए। क्लियर है? आ गई बात समझ में? यानी कि मैमल्स की हम बात करें, फिशेस वगैरह। चलिए, अब देखिए, बेसिकली प्राणी जंतु की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां नॉन कॉर्डेट्स को ले रहे हैं। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर भी यहां पे क्या होता है? इनमें डिवाइडेशन होता है। यानी कि एक तो हम बात करें किसके बारे में, एक तो होते हैं हमारे जो जरायुज होते हैं और एक अंडयुज होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं और एक वो होते हैं जिनके अंदर लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्गीय जीवों के नामकरण तथा वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन, विज्ञान की शाखा, इसमें हम इसको करते हैं। दूसरी हम बात करें वर्ग की शब्द जो सर्वप्रथम किसने दिया था? वर्ग की शब्द सर्वप्रथम यहां पर कैंडोले ने दिया था। ठीक है, अरस्तु जो है उनको जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से हम जानते हैं। और इन्होंने क्या करा था? यहां पर एक पुस्तक लिखी थी, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो ये क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं भाई, अरस्तु ने दिया था। लेकिन ये है एग्जामिनर है, कुछ भी मूड हो जाए पूछ ले, आपसे जो साइंटिस्ट का नाम ही पूछ लिया, तो हमें पता होना चाहिए। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसको? जंतु में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जंतु में डिवाइड है तो दो भाग में ये बटा हुआ है, एनेमा बोलते हैं और दूसरा इनेमा बोलते हैं। ठीक है, एनेमा की हम बात करें जिसमें क्या होती है? आरबीसी क्या होती है? अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट है। कैसी है? एब्सेंट है। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर आपको हिंदी शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल भरपूर रखना है याद, और भरपूर करना भी है। क्यों? मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा आ गया जिसको आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपने उसको इंग्लिश में पढ़ा तो आप अंडरस्टैंड हो गए, यानी कि आप उसको समझ गए। कभी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो हम उसको हिंदी में समझ लेते हैं। तो पता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ऑलराउंडर होते हैं ये लोग।
ठीक है, इंग्लिश भी अच्छे से समझ लेते हैं तो हिंदी तो बखूबी है ही सही, मातृभाषा है, बहुत अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, चलो तो एनाइमा में क्या है, यहाँ पे लाल रुद्र अनुपस्थित होगा। इसमें हम अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे स्पॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, स्पॉन्ज हो जाएगा यहाँ पे उदाहरण की अगर हम बात करें, यानी कि जो कैटेगरी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है। फिर हम बात करें यहाँ पे इनेमा, यानी इनेमा में लाल रुद्र उपस्थित, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, आरबीसी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी प्रेजेंट है तो हम इसमें दो कैटेगरी में हमने इसको ले लिया, विभाजित कर दिया, जरायुज व अंडज। अब अगर जरायुज में बात करें, जो क्या करते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे हम हमारी बात करें, हम मनुष्य हैं तो हम क्या हैं, हम यहाँ पे बात करें स्तनियों की बात करें, मनुष्य हैं तो मनुष्य में क्या होता है, जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, मनुष्य एवं अन्य स्तनी। तो हमारा अभिलाक्षणिक गुण है ना, मैमल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, अभिलाक्षणिक गुण हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगली हम बात करें अंडज, जो अंडे देते हैं, यानी कि जिनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो आगे वंशज बढ़ता है, जो बच्चे होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, यहाँ पे मछली की बात करें, उभयचर एवं पक्षी इत्यादि क्या करते हैं, सब अंडे देते हैं। क्या देते हैं, ये सब अंडे देते हैं। तो हमने इनको दो भागों में विभाजित किया, एनाइमा जिसमें लाल रुधिर अनुपस्थित है, दूसरा हमने बात करी किसकी, एनीमा जिसमें लाल रुधिर उपस्थित होता है। तो ये दो कैटेगरी यहां पर हो जाती है। आई बात समझ में आपको, जिसमें हमने बात करी जरायुज की, मनुष्य सीधे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अंडज उदाहरण मछली, उभयचर, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। आई बात समझ। चलिए अगली हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संघों की। तो देखिए बच्चों, हम जो संघ पढ़ने वाले हैं यहां पर, वो संघ कितने हैं, हमारे पूरे 11 फाइलम है, 11 संघ है। तो इनको हम क्या बोल देंगे, फाइलम बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए हमको पढ़ना कहां तक है, कॉर्डेट भी हमको करना है, वो हम कवर अप करेंगे। लेकिन अब देखिए सीक्वेंस क्या है यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस है ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पॉरीफेरा, सेलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निमेटोहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। ठीक है, तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट दोनों हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम किसकी बात करें, नॉन कॉर्डेट की बात करें। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये आपको संघ जो है ये टिप पर याद हो जाने चाहिए, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, जो भी आपका प्रश्न बनेगा, वो यहीं से ही आपका सीधे सीधे हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देखिए पॉरी, शीला, टीना, प्लेटी, नेमा, आर्थो, मोलस्का, इकाइना, हेमा। कैसे याद रखोगे इसको, पॉरी, शीला, टीना, प्लेटी, नेमा, आर्थो, मोलस्का या मोला या फिर इका और हेमा। क्या बोल देंगे हम इसको, इस तरह से हम इसकी एक ट्रिक बना लेंगे। यानी कि क्या हो गया, ये पॉरी हो गया, ये पॉरी, ये शीला, ये टीना, ये प्लेटी, ये नीमा। ठीक है, ये एना यानी कि एना। ठीक है, ये आर्थो, ये मोला और ये ईका यानी कि ईका और ये हेमा। तो ये क्या होगा हमारी, पॉरी, शीला, टीना, प्लेटी, नेमा, एमा, एना, आर्थो, मोला और ईका और हेमा। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। इस तरह से आप इसको क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। ठीक, इन महत्वपूर्ण संघों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पॉरीफेरा में कौन आते हैं, हमारे स्पंजेस आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें किसमें, सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा और जेलीफिश। टिनोफोरा के अंदर जो गौण संघ है इसमें आते हैं हमारे प्लूरोब्रेकिया इत्यादि। यानी कि देखिए यहां पर जो उदाहरण है यही महत्वपूर्ण है। आपसे जो आपका एग्जामिनर है वो क्या पूछेगा, यहां पर आपसे उदाहरण ही पूछेगा। तो हमें उदाहरणों को ज्यादा यहां पर याद रखना है, लेकिन संघों का ही पता होना चाहिए कि कौन से संघ से कौन सा उदाहरण यहां पर आता है। ठीक है, चलिए अगली हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थस, तो फीताक्रमी आ जाएंगे। निमेटोहेल्मिन्थस में एस्केरिस, एनेलिडा में केंचुआ व जौंक, आर्थ्रोपोडा में कीट, बिच्छू, मक्खी इत्यादि, मोलस्का में घोंगा, पाइला, ऑक्टोपस, इकाइनोडर्मेटा तारा मछली, हेमिकॉर्डेटा बेलोनोग्लोसस और कॉर्डेटा में मछली, सांप, बंदर, पक्षी इत्यादि। ठीक है, तो अभी हमें यहां तक करना है, अभी हमें कवर अप करना है हेमिकॉर्डेटा तक। आई बात समझ में, तो ये आपको जो टेबल है ये पूरी याद होनी चाहिए। ट्रिक मैंने आपको बता दी। ठीक है, इससे याद करोगे तो एकदम से क्या होगा, दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ज्यादा ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, सिंपल जो हमें रिमाइंड रहे, जहां से हम क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करेंगे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, वर्गीकरण का आधार। अब देखिए वर्गीकरण के आधार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो आपका प्रश्न बनेगा वो सीधा यहीं से होगा। और इसी के समझने के साथ साथ हम पूरे जितने भी फाइलम हैं, जितने भी संघ हैं, उन सभी जीवों के बारे में हम इसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, संगठन का स्तर।
तो संगठन का स्तर कैसा होता है, इनमें ये एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सममिति के बारे में हम बात करेंगे, जो इनकी सिमेट्री होती है, यानी कि जो इनमें सममिति पाई जाती है, इनका जो बॉडी सिमेट्री प्लान होता है वह किस तरह से होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे जननिक भ्रूणीय स्तर यानी कि जर्माइनल लेयर के बारे में। ठीक है, जर्माइनल लेयर यानी कि जब हम बात करें तो गैस्ट्रोला फेज था, उसके बाद जर्म लेयर बनती है। तीन तरह की जर्म लेयर की हम बात करेंगे, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक लेयर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं या छोटे जीव हैं, इन जीवों के भीतर जो भ्रूणीय स्तर होता है वो किस प्रकार का होता है। अगली हम बात करें यहाँ पे सिलोम या देह गुहा या प्रगुहा जिसे हम कहते हैं। तो ये सिलोम, प्रगुहा या देह गुहा, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी या सिलोम बोलते हैं। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें हम सिलोम की बात करेंगे, जो ट्रू सिलोम होगा, ठीक है, सूडोसिलोमेट होंगे, शाइजोसिलोम होगा, एंट्रोसिलोम होगा, यूसिलोम होगा, यानी कि वास्तविक गुहा, ठीक है, अवास्तविक गुहा और सिलोम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर हम बात करें किसके बारे में, शरीर योजना, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसके शरीर की संरचना कैसी है, शरीर की संरचना, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे खंडी भवन के बारे में, यानी कि अगर कोई जीव है तो उसकी जो शरीर है उसमें क्या खंडी भवन है, यानी कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, यानी कि रिपीटेड सेगमेंट दिखने को मिलते हैं, यानी कि एक के बाद एक खंडी भवन शरीर में देखने को मिले। जैसे हम बात करें किसके बारे में, तो यहां जैसे आपको जो है खंडी भवन देखने को मिलेगा वो किसके अंदर, जैसे हम बात करें अपने केचुए के अंदर जो है खंड दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो पृष्ठरज्जु की हम बात करें, यहाँ पे नोटोकॉर्ड आ जाएगी। नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक छड़नुमा एक संरचना होती है जो क्या होती है, इनवर्टिब्रेट यानी कि हम बात करें और वर्टिब्रेट दोनों को डिफरेंशिएट करती है, यानी कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को क्या करती है, यहाँ पे विभाजित करती है। तो नॉन कॉर्डेट होंगे उनके अंदर क्या होगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंस होगी, जबकि जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठरज्जु बोलते हैं, जबकि कॉर्डेट में यह उपस्थित होती है। आई बात समझ में, अभिलाक्षणिक गुण हो जाता है ये भी। फिर हम बात करेंगे इसमें किसकी, परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फिर और उसके बाद आखिरी रहेगा हमारा भ्रूणीय विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इन सभी स्तरों के बारे में हम बात करेंगे, जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो यहीं से ही आकर शुरू होगा। ठीक है, चलिए जंतु वर्गीकरण के प्रारूप हम पहले देख लेते हैं। हम बात करें किसकी, किंगडम एनिमेलिया की बात करें, संगठन का स्तर है। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर जीव द्रव्य स्तर है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे मेटाजोआ की बात करेंगे। कोशिकीय, उत्कीय व अंग स्तर, यानी कि हमें पता है हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो कोशिका का स्तर। इसके बाद हम बात करें किसका, कोशक के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे टिश्यू बनेगा अर्थात ऊतक बनेगा। ऊतक के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गन बनेगा यानी कि अंग बनेगा। ठीक है, ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे अंग स्तर बनेगा, अंग स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे सेल होगा, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और फिर कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हमने ये चीज पढ़ रखी है, तो आई बात समझ में। तो मेटाजोआ के अंदर हम बात करें किसकी, यहाँ पे कोशिकीय, उत्कीय व अंग स्तर के बारे में। अब देखिए मेटाजोआ भी क्या है, एक अगर मुख्यतः देखा जाए तो दो भागों में विभाजित है। मीजोजोआ जो कोशिकीय स्तर है ये विलुप्त हो चुके हैं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पैराजोआ की हम बात करें तो यहाँ पे कोशिकीय स्तर होगा, पैराजोआ को हम पढ़ेंगे और यूमेटाजोआ को हम पढ़ेंगे। तो पैराजोआ है उनमें हमें कोशिकीय स्तर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, स्पंजेस की बात करेंगे। ठीक है, फिर यूमेटाजोआ है, इसके अंदर क्या होंगे, थोड़े से ये एडवांस हो जाते हैं, यानी कि इनमें जो गुण है वो अधिक हो जाते हैं, किसके अपेक्षा, पैराजोआ के अपेक्षा। तो इसमें हम बात करेंगे जिनमें ऊतक स्तर है वह अंग स्तर इसमें जिन जीवों में उपस्थित होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे यहाँ पे इस पे भी जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिसमें कोशिकीय विभाजन है या हम कहते हैं जिसमें कोशिकीय स्तर उपस्थित है वह कौन से जीव है, तो हम बात करेंगे स्पंजेस हैं। ठीक है, पॉरीफेरेंस है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉरीफेरा, उदाहरण हम बात करें किसकी, स्पॉन्जेस की। फिर हम ऊतक में बात करें तो ऊतक में यहाँ पे क्या होगा, सममिति की बात करें तो इसमें रेडिएटा और बायलेटरल, यानी कि रेडियल सिमेट्री व बायलेटरल सिमेट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। चलिए, रेडिएटा का मतलब क्या है, द्विस्तरीय ऊतक है, स्तरीय संगठन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, हाइड्रा और बिरोई। क्लियर। चलिए, फिर हम बात करें बायलेटरल में तो त्रिस्तरीय अंगतंत्र, यानी कि हम बात करें द्विस्तरीय मतलब यहां पर डिप्लोब्लास्टिक है किसके अंदर, रेडिएटा के अंदर, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है किसके अंदर, हमारे यहां पर बायलेटरल के अंदर। त्रिस्तरीय अंग स्तर देखने को मिलता है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म।
तीनों प्रकार की लेयर। तो कोई भी जो जीव उत्पत्ति होती है, तो कोई भी जब जीव बनता है तो वो केवल एक जो है जनन स्तर से नहीं होता उसका निर्माण, उसका जो निर्माण होता है वो कम से कम 2 जननी के स्तरों से होता है या फिर 3 जननी के स्तर उसमें उपस्थित होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के नाम से हम बोलते हैं। ठीक है, तो कम से कम कोई जीव जो है वो द्विस्तर से होगा या फिर त्रिस्तर से बना हुआ होगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, यहां पे भ्रूणीय परिवर्तन की बात करें तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया से क्या मतलब है, जिसके अंदर प्रोटो मतलब माउथ, ठीक है, स्टोमिया मतलब प्रोटो का मतलब पूर्व और माउथ, तो केवल जिसमें क्या होगा कि माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम में बात करें इसमें क्या होगा, देह गुहा भी उपस्थित होगी। तो ये हो गया आपका प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। इसके अंदर भी अगर हम बात करें प्रोटोस्टोमिया के अंदर, तो यहां पर क्या होगा आपका अदेहगुह्य और कूटगुह्य, यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे एसिलोमेट होगा, यहां पे सुडोसिलोमेट होगा और ये देहगुह्य यानी कि सिलोमेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, इसके एग्जांपल्स जो हैं, उदाहरण है, वो हमें ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पे बात करें हम एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा, जबकि हम बात करें सुडोसिलोमेट में जिसमें आभासी गुहा होती है उसमें निमेटोडा हेल्मिन्थेस होगा, यानी कि निमेटोडाज में देखने को मिलेगा। देह गुहा की हम बात करें जिसमें शाइजोसील है, या हम क्या बोलते हैं एंट्रोसील यूसिलोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इन तीनों के अंदर क्या होगा, हमें देह गुहा देखने को मिलेगी, यानी कि सिलोम देखने को मिलेगा। आई बात सलम में समझ में? चलिए इसमें क्या देखिए, हीमोसील। ड्यूटेरोस्टोम में देह गुहा की हम बात करें तो इसमें एंटेरोसील प्रेजेंट होगी, इसमें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, यानी कि कैसे हो गए, ये हायर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। इसमें हमको क्या देखने को मिलती है, एंटेरोसिलोसील हमें देखने को मिल जाती है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये आपके लिए हिंदी में है। अंग्रेजी में समझने के लिए आपके यहां पर एक और हमने यहां पर बता रखी है, क्योंकि हमें दोनों में कवर अप करना है। ठीक, अगर हमारे को हिंदी में समझ में आता है तो हम हिंदी में करेंगे, और जब हमें इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है तो हम इंग्लिश में उसको कर लेंगे। तो यहां पर पूरा जो है ये अभी हमने हिंदी में समझा, वो पूरा आपका यहां पर इंग्लिश में आपके लिए अवेलेबल है। आ गई बात समझ में? चले ठीक है, अब हम बात करें किसकी, लेवल की बात करें यहां पर कि देखिए पॉरीफेरेंस को सबसे पहले हम लेंगे यहां पे। ठीक, तो लेकिन उससे पहले हम किसकी बात कर लेंगे, इनके जो संगठन के स्तर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो इनका महत्वपूर्ण विशेषता गुण हो जाता है। अब देखिए यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले पॉरीफेरेंस के बारे में। ठीक है, अब पॉरीफेरा क्या है, देखिए पॉरीफेरा वर्ड जो है, पॉरीफेरा, ठीक है, हमने जब ईयर लॉन्ग पढ़ा था हमारा हिंदी मीडियम का, तब भी हमने बात करी थी पॉरीफेरा का मतलब क्या है, इसमें पोर है, मतलब छिद्र है। क्या है, छिद्र उपस्थित है। फेरा का मतलब क्या है, पोर मतलब पोर इसकी बॉडी में है, यानी कि इसके शरीर में है। ठीक है, तो इसका शरीर कैसा है, छिद्र रूपी शरीर हो जाता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, पॉरीफेरा बोला। ठीक है, अब पॉरीफेरा में अगर एग्जांपल हमने स्पंज की, तो ये क्या है, ये मान लीजिए कोई स्पंज है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे से क्या है, कई लाखों पोर्स उपस्थित हैं, यानी कि छिद्र उपस्थित हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, छिद्र उपस्थित हैं। तो इन छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर की जो इसके ये मुखद्वार, जो ऊपर खुला हुआ भाग होता है, इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोल देते हैं। आई बात समझ में? तो पानी क्या है, इसके अंदर भीतर जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर आ जाता है। तो अपनी जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती हैं वह इसके द्वारा करता है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, हमारा स्पंजेस हो गए। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमको उसमें देखने को मिलता है, यानी कि कैसे होते हैं, कोशिकीय स्तर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, ये शुरुआती जीव है। साथ ही साथ यह कहीं गति नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई गमन ये नहीं दिखाते हैं, एक ही जगह पर स्तब्ध रहते हैं। आई बात समझ में आपको? साथ ही साथ अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन कुछ जो स्पंजेस हैं, जैसे हम बात करें किसकी, साइकॉन की, तो क्या है, साइकॉन की हम बात कर रहे हैं, या लुकोसोलेनिया की हम बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जो है यहाँ पर हमें अरीय समिति देखने को मिलती है, यानी कि रेडियल सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इस तरह से यूमेटाजोआ, एंट्रोजोआ, डिवीजन, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये हम अभी पूरा कर चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को कंप्लीट हम कर लिया है, इंग्लिश में भी समझ लिया, हिंदी में भी समझ लिया। चलिए अब हम किसकी बात कर ले, यहाँ पे हम बात कर ले यहाँ पे सिमेट्री की, यानी सॉरी सिमेट्री की, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सममिति मतलब हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले हमने बात करी किसकी,
कोशिकीय स्तर का संगठन हमें किस में देखने को मिला, हमें स्पंजेस में देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद स्पंजेस में भी हमने किसकी बात करी, इसमें पोर्स होते हैं, बॉडी में छिद्र होते हैं जिनके थ्रू ये वाटर कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है, जिसको जल तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस नाल तंत्र या जल तंत्र के नाम से भी, जल परिवहन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा ये क्या करता है, अपने शरीर की विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को करता है। जैसे हम बात करें उत्सर्जन भी उसी से करेगा, श्वसन भी उसी से करेगा। ठीक है, और अपना भोजन भी जो है वो भी उसी से ही प्राप्त करेगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए समिति की बात कर रहे हैं, तो समिति यहाँ पे हम बात करें किसकी, अरीय समिति, जो अभी भी हमने बात करी यहाँ पे स्पंजस में कुछ में उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजारने वाली कोई भी रेखा, तो अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, एक डायग्राम है। ठीक है, हम इसकी बात करें तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि इसको किसी बीच वाले एक्सेस में, यानी कि इसको कि शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजारने पे कोई भी रेखा जो क्या करे, इसको समान भाग के अंदर बांट दे, यानी कि दो समरूप भागों में इसको बांट दे। तो दो समरूप भागों में जो बांट रही है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं। तो आपसे ये भी क्या है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण की हम बात करें किसमें, निडेरिया में हमें देखने को मिलता है पॉरीफेरा, फिर टिनोफोरा, फिर हम बात करें किसकी, प्लेटिहेल्मिन्थिस। तो यहाँ पे क्या है, अगली हम बात करें निडेरिया के अंदर देखने को मिलता है पॉरीफेरा के बाद, फिर टिनोफेरा और इकाइनोडर्मेटा वयस्क तक, यानी कि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे एक बार कहूंगा एग्जांपल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना है क्या, एग्जांपल्स। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया, बताइए अरीय सममिति किस किस में देखने को मिलती है। अब आपको दो दो साथ में दो दो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब उसने लिख दिया एक जगह निडेरिया टिनोफोरा, एक जगह लिख दिया उसने इकाइनोडर्मेटा मोलस्का, एक जगह लिख दिया उसने इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपको चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता है कि उदाहरण कि हाँ रेडियल सिमेट्री हमें यानी कि अरीय सममिति हमें किस में देखने को मिलती, तो आप क्या सेलेक्ट कर लेंगे, सही उत्तर, यानी कि निडेरिया, टिनोफोरा या इकाइनोडर्मेटा। तीनों भी दे सकता है, दो भी दे सकता है और एक भी पूछ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जो हैं बनकर आते हैं। चलिए अब हम किसकी बात करें, अगली हम बात करें यहाँ पे द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखिए बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्राणी का एक्सेस है, यानी कि अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर हम अपनी बात करूँ तो आप मुझे जब बीच में मेरे एक्सेस से आप मुझे दो भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, दो भागों में विभाजित हो जाऊंगा। मेरा राइट साइड राइट हो जाएगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि बायां भाग और दायां भाग दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो बीच में से हो रहा है। तो इस तरह से क्या बोलेंगे, यहां प्राणी के शरीर को किसी एक ही तल के द्वारा दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है, यानी कि एक ही एक्सिस से। सपोज कीजिए कि मैंने ये बनाया ये, ठीक है, अब इसको एक ही एक्सिस से कट कर रहा हूं, मैं इसको विभाजित कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इसके दोनों भाग जो हैं, यानी कि अगर ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो ये दोनों क्या हो रही है, विभाजित हो रही है अक्ष, इसके मध्य वाले अक्ष से। आई बात समझ में, तो मध्य अक्ष से विभाजित हो रही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे द्विपार्श्व सममिति कह दिया। क्लियर है। चलो यहां प्राणी के शरीर को किसी एक तल द्वारा दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। उदाहरण की हम बात करें, किसमें देखने को मिलेगा, प्लेटिहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक क्या मिलेगी, हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। यानी कि हमने किसकी बात करी, प्लेटिहेल्मिन्थिस से लेके कहां तक, बाकी सब तक, एंड तक, कहां तक, कंप्लीट। तो यानी कि इसमें तीन की हम बात करें, किस किस की, यहाँ पे पॉरीफेरा, सिलेंटेटा और निडेरिया, या सिलेंटेटा बोलते, निडेरिया बोलते, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, यहां तक क्या मिल रही है, हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है। आई बात समझ में। ऊपर के चार फाइलम, रेस्ट ऑफ हम बात करें सारे, सब कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री शो करें। तो देखिए सिंपल सी बात है, रेडियल सिमेट्री किस किस में देखने को मिलेगी हमारे को, निडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। फिर इसके बाद हम बात करें किसकी, प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक हमें क्या देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो बिना सोचे समझे याद रखिएगा, ऊपर के तीन छोड़ दो, उसके बाद क्या है, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसके बाद क्या है, मेन जो है, उसके बाद हमारा जो है प्लेटिहेल्मिन्थिस से लेकर हमें कॉर्डेटा तक क्या देखने को मिल रही है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। आगे बात समझ में, एग्जामिनर पूछेगा, यहां से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब हम किसकी बात कर लें, यहाँ पे जननिक स्तर के बारे में बात कर लें। अब देखो जननिक स्तर यानी कि जर्माइनल लेयर। ठीक, तो आपने जर्माइनल पता है आपको, तीन तरह की जर्माइनल की हम बात करते हैं, कौन कौन सी होती है, जर्म लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। देखिए अंग्रेजी में भी इसको जनन स्तर यही बोलते हैं और हिंदी में भी इसको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म ही बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक। चलिए अब देखो डिप्लोब्लास्ट के यानी कि दो से एक, या मतलब दो जो जनन स्तर है उनसे मिलकर बनी है, उसको हमने क्या बोला, द्विकोरकीय बोला।
डिप्लोब्लास्टिक बोला। जो 3 जनन स्तरों से मिलकर बनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोरकीय बोलेंगे या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो इसीलिए आपके लिए दोनों नाम यहां पर हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल द्विकोरकीय प्राणी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल त्रिकोरकीय प्राणी। ठीक है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक किससे होंगे, 2 जनन स्तरों से मिलकर बने होंगे, या तो एक्टोडर्म होगा या फिर एंडोडर्म। अरे दोनों ही होंगे या फिर क्यों होगा, दोनों ही होंगे। यानी कि बाहरी स्तर को हम क्या बोलते हैं, एक्टो। शब्द किसे पता है, एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब एंड है यानी कि अंदर, भीतर। तो यहां पर क्या होगा, बाहरी स्तर एक्टोडर्म से और आंतरिक स्तर एंडोडर्म से बना होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों स्तरों के बीच में अविभेदित जेली समान परत होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पे क्या है, ये जो आउटर कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये इसको तो हमने क्या बोल दिया, यहां पर एंडोडर्म बोल दिया। ठीक है, अब देखिए पहले एंडोडर्म बना, फिर एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म। तो मीजोडर्म क्या होता है, सबसे बाद में बनता है, पहले एक्टोडर्म बनता है, फिर एंडोडर्म बनता है, फिर मीजोडर्म बनता है। सीक्वेंस जो है वो यही होता है, लेकिन हम बोलते क्या है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन नहीं, पहले एंडोडर्म बनेगा, पहले एक्टोडर्म बनेगा, फिर एंडोडर्म बनेगा और फिर मीजोडर्म बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, ये वाला जो भाग है इसको तो हमने क्या बोल दिया, एक्टोडर्म बोल दिया, बाहर वाला। ठीक है, भीतर की तरफ का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक, ये भाग, तो ये क्या हो गया, अंदर का एंडोडर्म वाला भाग हो गया। इस भाग को, इस भाग की हम बात करें तो ये क्या हो गया, एंडोडर्म हो जाता है। ठीक है, और अब देखिए बीच का जो ये स्पेस बन रहा है, यानी कि एक जेलीनुमा आपको लाल रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक समान परत होती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। आई बात समझ में, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक, तो दोनों स्तर हैं यहाँ पे, अविभेदित जेली समान ये परत बन रही है, इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर मीजोग्लिया बोल देता है। ठीक, आ गई बात समझ। चलिए, तो ये कैसे हो गए, द्विकोरकीय हो गए। अब ये हमें कहां देखने को मिलते हैं, उदाहरण की बात करें, निडेरिया और टिनोफोरा। ठीक है, आई बात समझ, सिलेंटेटा बोल दे या निडेरिया बोल दे, बात एक ही है। तो निडेरिया और टिनोफोरा में ये हमें देखने को मिलता है। कैसा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ये 2 जनन स्तरों से मिलकर बने हुए होते हैं। जबकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आप देखेंगे, देखिए किस तरह से यहां पे तीनों जर्म लेयर उपस्थित है। कैसी है, तीनों जर्म लेयर यहां पर उपस्थित है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म है। अब देखिए यहां पर क्या थी, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या थी, जेलीनुमा केवल एक संरचना उपस्थित, जिसको हमने क्या बोला, मीजोग्लिया बोला है। ये मीजोडर्म नहीं है, क्या है, मीजोग्लिया है। जबकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में बात कर रहे हैं, त्रिकोरकीय जंतुओं में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होती है, पूरी एक मीजोडर्म बनना शुरू होती है। तो देखिए आपको किस तरह से जो है, यहाँ पे जेली नहीं है ना, ये भाग कैसा बन रहा है, इस तरह से बन रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने यहां पर मीजोडर्म बोल दिया। आई बात समझ में आपको, क्या बन गई है, मीजोडर्म बन गई है। ठीक है, तो अंदर की हमारी हो गई एंडोडर्म, ये अंदर की लेयर कैसी हो गई है, ये वाली एंडोडर्म हो गई इस तरह से, इसको हमने क्या बोला, एंडोडर्म बोला। और जो बाहर की है इसको हमने क्या बोला, एक्टोडर्म बोला। तो ये जो आपको बाहर दिखाई दे रही है ये कंप्लीट, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने यहाँ पर एक्टोडर्म बोल दिया। तो ये कैसे हो गए, त्रिकोरकीय हो जाते हैं। ठीक, 3 जनन स्तर है, बाहरी एक्टोडर्म, मध्य मीजोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म होता है। तो कहां देखने को मिलेगा, वही बात, कहां से, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, क्योंकि 3 जनन स्तर है। हमारा शरीर भी क्या है, भ्रूणीय अवस्था की हम बात करें तो 3 तरह के जनन स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो देखिए जो सीक्वेंस मुंह से निकलता है वही सही है, यानी कि आप चाहें तो कैसे भी याद रखते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन सीक्वेंस क्या है यहाँ पर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मीजोडर्म क्या है, बाद में बनती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, देखिए मीजोग्लिया पहले बन रही है, एक जेलीनुमा संरचना है, उसके बाद क्या है, मीजोडर्म बनती है। आई बात समझ में। चलिए अगली हम बात करें किसकी, देह गुहा या प्रगुहा के बारे में। ठीक, अब देखिए हमने संगठन का स्तर देख लिया, ठीक है, हमने सममिति देख ली, हमने सममिति के साथ साथ में क्या देख लिया, यहाँ पर जनन स्तर के बारे में बात कर ली। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनके जो बॉडी होती है यानी कि सिलोम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सिलोम मतलब जो हमारी गट होती है, हमारी गट और जो हमारी भित्ति है उसके बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रगुहा या देह गुहा या सिलोम या बॉडी कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ। चलिए, तो प्रगुहा बोल दिया हमने इसको, या देह गुहा बोल दिया, या सिलोम के नाम से भी आप इसको याद रखते हैं, हिंदी में भी आप इसको सिलोम बोल सकते हैं। आई बच्चों बात समझ में। ठीक है, तो आपसे यहां से भी जो है प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं, हम प्रश्न भी हल करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर 3 कैटेगरी है, कौन सी, अगुह्य, कूट गुह्य व गुह्य। यानी कि यहां पे हम 3 प्रकार से बात कर रहे हैं, किसकी, एसिलोमेट,
सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। आई बात समझ में? देखेंगे, देखिए अब जो एसिलोमेट है यानी कि जिसके अंदर क्या होगी, प्रगुहा उपस्थित नहीं होगी। प्रगुहा से हमारा क्या मतलब है, देखिए आहार नाल एवं शरीर की भित्ति के मध्य की गुहा अनुपस्थित होती है। तो अभी मैंने बात करी है आपकी आहार नाल यानी कि गट की बात कर रहे हैं, और जो भित्ति होती है शरीर की भित्ति है उसके मध्य में जो गुहा होती है सिलोम, बॉडी कैविटी, जहां पे क्या होते हैं हमारे अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है, इस भाग को तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या होती है, इनमें अनुपस्थित होती है कि हमारे अंदर क्या उपस्थित है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो है हमारे अंग हैं वो क्या है इस बॉडी कैविटी के अंदर उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सिलोम नहीं है तो इसको हमने क्या बोल दिया, एसिलोमेट बोल दिया। तो अब देखिए किस किस में है, पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीस की हम बात करें तो पॉरीफेरेंस के अंदर तो हमको क्या है आहार नाल और भित्ति जो है इसके बीच में कोई सिलोम देखने को मिलता है नहीं, या तो क्या होता है स्पॉन्जोसील होते हैं, ठीक है, मध्य का जो भाग होता है स्पॉन्जोसील होते हैं, बीजन कैविटी होती है, वाटर जो है अंदर वाटर जेट सिस्टम के थ्रू जाता है, यानी कि जो नाल तंत्र है जल परिवहन तंत्र जिसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम है उसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए तो इसे प्लेटीहेल्मिन्थीस था, प्लेटीहेल्मिन्थीस में कुछ ऑर्गेनिज्म के। फिर हम बात करें यहाँ पे कूट गुहा यानी कि सूडोसिलोम। अब देखिए कूट गुहा या सूडोसिलोम का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। आई बात समझ में? आभासी सिलोमेट है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या है मीजोडर्म बनने की या तो मीजोग्लिया बनने की शुरुआत तो हो चुकी है, ठीक है, तीसरी लेयर बनने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर ये बनी नहीं है, यानी कैसी है ये पाउचेस के रूप में एक थैलीनुमा संरचना के रूप में क्या होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, स्कैटर्ड पाउचेस बोलते हैं, उसके बीच में ये ऐसे फैल जाती हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कूट गुहे या सूडोसिलोमेट कह देते हैं। देखिए किस तरह से, अब देखिए आप यहां पर देखिए क्या है, देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं बीच में क्या है, ये कैसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिख रहे हैं आपको, ये पाउचेस हैं, क्या बोलते हैं इनको, थैलीनुमा स्ट्रक्चर संरचना कह सकते हैं हम, पाउचेस उपस्थित हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये पाउचेस जो है शरीर की भित्ति वो आहार नाल के बीच स्थित जो गुहा है उससे क्या है ये आस्तरित नहीं होते हैं। क्या होते हैं ये, इस गुहा से यह आस्तरित नहीं होते हैं, कैसे रहते हैं, स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में ये बिखरे हुए रहते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो शरीर भित्ति व आहार नाल के बीच स्थित गुहा मीजोडर्म द्वारा आस्तरित नहीं होती। अभी हमने बात करी मीजोडर्म थैलो के रूप में बिखरी हुई होती है। देखिए तो कैसी है यहाँ पर, ये बिखरी हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हमने क्या बोला यहाँ पे, सूडोसिलोमेट बोल दिया, यानी कि आभासी। हमें दिख रही है कि हाँ ट्रू सिलोम हो रही है, लेकिन ये ट्रू सिलोम नहीं है। आई बात समझ में? जैसे अगर हम बात करें कॉपी का पन्ना आप रखते हैं, ठीक है, तो कॉपी के पन्ने में क्या होता है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यानी कि सूडोसिलोमेट क्या है, आभासी है, यानी कि मीजोडर्म से आवृत नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसको सूडोसिलोमेट बोल दिया। गुह्य की हम बात करें यूसिलोम, यानी कि यूसिलोम का मतलब सत्य गुह्य, यानी कि ट्रू सिलोमेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रू सिलोमेट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, ट्रू सिलोमेट। अब देखिए इसमें अगर हम प्रश्न की बात करें तो जो आपका एग्जामिनर है वो यहां से प्रश्न उठाकर आपको दे देगा। भाई कूट गुहे की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है कहां तक होगा, पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीस तक जो है हमें, सॉरी एस्केल्मिन्थीस तक जो है हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, हमें सूडोसिलोमेट आभासी देखने को मिल जाता है। ठीक है, एस्के में, ठीक। और अगर हम बात करें एसिलोमेट की तो पॉरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीस का, ठीक। और तीसरा हमारा कौन सा होता है, यूसिलोमेट, यानी कि वास्तविक गुहा की हम बात करें जो हायर ऑर्गेनिज्म है हमारे एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक। आई बात समझ में? चलिए तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहां पर इस फॉर्म के अंदर कि हमने यहां पर लिखा ये तो हो गया हमारा एसीपी, ठीक है, एसीपी मान लीजिए आप, एक ट्रिक दे रहे हैं आपको। एसीपी का मतलब यहां पे एसिलोमेट की हम बात करें, एसिलोमेट की अगर हम बात करें तो एसिलोमेट में किसमें आ जाएगा, पॉरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीस तक, ठीक है। तो पॉरी से प्लेटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहां पे किसकी, सिलोम की, यानी कि ट्रू सिलोम की हम बात कर लें, ठीक है। तो सिलोम की अगर हम बात करें तो सिलोम कहां तक आ जाएगा, यहां पे सिलोमेट आ जाएगा हमारा एनेलिडा से, इसको हम लिख देंगे एनएसए कहां तक, कॉर्डेटा तक, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा हमारा, सूडोसिलोमेट, ठीक है। सूडोसिलोमेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सूडोसिलोमेट के अंदर आ जाएगा हमारा एस्केल्मिन्थीस, सिंपल क्या, एस्केल्मिन्थीस, ठीक है। तो पॉरी, टीना, शीला, एना, हेमा, यहां तक पूरा आपको जो है ये बाय हार्ट याद होना चाहिए।
अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो एग्जाम्पल्स में आप कहीं भी नहीं चूकेंगे। आई बात समझ में? तो यहां से क्या होता है, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन बना लेता है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो वास्तविक गुहा की हम बात कर ली, यूसिलोमेट की। यहां पर क्या होती है, जो गुहा होती है मेसोडर्म से स्तरित होती है। अब देखिए यहां पे क्या थी, स्केटेड पाउचेस के रूप में उपस्थित थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, इस तरह से यहां पर देखिए इसके अंदर ये आस्तरित हो जाती है। क्या है, ये आस्तरित हो गई है, यानी कि क्या है, मेसोडर्म से पूरी तरह से यह स्तरित हो जाती है और प्रगुरी द्रव्य से भरी हुई होती है। तो इसमें क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है, प्रगुरी द्रव्य, जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण आपने बात ही कर ली, एनेलिडा से लेके कॉर्डेट तक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम बोलते हैं। तो हमारे अंदर भी क्या है, ट्रू सिलोम है। तो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी होंगे जंतु, उनके अंदर ट्रू सिलोम देखने को मिलेगी, यानी कि क्या होगी, कंप्लीट जो है सिलोम होगा, कैविटी होगी, उसमें अंग उपस्थित होंगे। आई बात समझ में? चलिए अगली बात करें हम खंडीभवन यानी कि सेगमेंटेशन की। यानी कि सेगमेंट का मतलब, यानी कि एक के बाद एक क्या होगा, सेगमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें फीताक्रमी की बात कर रहा है, ठीक है, कूट भवंडी भवन और विखंडी भवन यानी कि मेटामेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो दो तरह से हम बात करते हैं, एक तो कूटखंडी भवन, एक तो कूटखंडी भवन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ पर सूडो मेटामेरिज्म बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए सूडो मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या, आभासी। किसकी बात कर रहे हैं, आभासी। तो ये कैसे होती है, ये भी कैसे होते हैं, आभासी बात करें, सूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक, जबकि विखंडी भवन मेटामेरिज्म की हमने बात करी थी, इसमें क्या होती है, कैसी अवस्था होती है, जैसे ये मान लीजिए ये है, तो ये है जीव है, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें क्या है, सेगमेंट देखने को मिलते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, इसमें सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मेटामेरिज्म बोलते हैं, यानी कि खंडी भवन देखने को मिलता है। तो खंडा भवन क्या है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शरीर बाह्य एवं आंतरिक रूप से समरूप खंडों में विभाजित होता है। तो देखिए आंतरिक और बाह्य रूप की हम बात करें, दोनों तरफ से कैसा है, यह समरूप से विभाजित है। कैसा है, समरूप से विभाजित है। ठीक है, जिसमें कुछ विशेष अंगों की पुनरावृत्ति होती है। तो इनके मध्य में क्या होती है, कुछ विशेष जो अंग हैं वह उपस्थित होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। तथा उदाहरण की हम बात करें, किसमें देखने को मिलेगा हमें, एनालिड्स में, केंचुए में। तो ये मान लीजिए हमने क्या बनाया यहाँ पर, ये हमने केंचुआ ही बनाया, यानी कि अर्थवॉर्म। आई बात समझ में आपको? केंचुआ क्या है, किसान का दोस्त होता है, ये भी हमें पता है, छोटे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो, तो यहां से भी क्या हुआ, क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आपका, एनेलिडा, केंचुआ, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा की हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है देखने को मिल जाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए मेटामेरिक्स की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको सेगमेंट दिखाई रखें, ये देखिए डायग्राम में देखेंगे आप कितने सेगमेंट है, इसके अंदर काफी सारे जो सेगमेंट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल देते हैं। इनको क्या बोला, मेटामेरिक्स बोल दिया। फिर हम बात करें किसकी, कूटखंडी भवन की, यानी कि फीताक्रमी की बात करें, तो देखिए फीताक्रमी में किस तरह से है, कूटखंडी भवन देखने को मिलता है, यानी कि आभासी, यानी कि सूडो मेटामेरिज्म के अंदर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कितना लंबा है। आई बात समझ में? तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो इस तरह का सेगमेंट जो है हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमने किसकी बात करी, यहाँ पे सेगमेंट हो गया। चलिए अगली हम बात करते हैं किसके, शरीर योजना यानी कि बॉडी प्लान के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए बॉडी प्लान को हम देख रहे हैं, यानी कि ये महत्वपूर्ण। अभी तक हमने सेगमेंटेशन देख लिया, ठीक है ना, हमने जननिक स्तर को देख लिया, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, हम सिलोम के बारे में बात कर चुके हैं, ट्रू सिलोम, यूसिलोमेट, शाइडोसिलोम, एंट्रोसिलोम, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये कैसे होती है, ट्रू सिलोमेट में होती है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉडी प्लान, यानी कि जो जंतु हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उनका बॉडी प्लान किस प्रकार से होता है। कोशिका समूह की बात करें तो सेल एग्रीगेट टाइप में होती हैं। अब देखिए पॉरीफेरा की हम बात करें तो पॉरीफेरा में क्या है, कोशिका स्तर देखने को मिला था, और इसमें कैसे होती हैं, जो कोशिका स्तर होता है वो कैसे ढीला तरह का होता है, यानी कि लूजली सेल एग्रीगेट होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, परस्पर सटी हुई रहती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय स्तर का हम यहाँ पे इनको जो है विभाजन बोल देते हैं। कैसा है ये, कोशिका समूह यहाँ पे सेल एग्रीगेट टाइप होता है। उदाहरण की हम बात करें, क्या आ गया यहाँ पर, देखिए आपका स्पॉन्जेस आ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान की, यानी कि देखिए अब अंधकोश प्रकार का, यानी कि क्या होता है कि अंधकोश का मतलब यह है यहाँ पर कि जिस जंतु जिनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, अपूर्ण होता है, एक ही छिद्र द्वारा क्या है, इनमें बाहर की तरफ खुलता है और जो मुख एवं गुदा दोनों की तरह कार्य करता है, यानी कि इनके अंदर क्या है, दो ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। जैसे सपोज कीजिए मैं बनाता हूं आपको यहां, ठीक है, ये है, ठीक,
तो इसकी हम बात कर लें यहां पर थोड़ा सा इस तरह से, तो इसमें जो ओपनिंग है वो क्या है, ये मुख, ठीक है, ये मुख से ओपनिंग जो हो रही है ये क्या है, यहीं से और यहीं से जो क्या है भोजन अंदर आएगा और यहीं से ही बाहर जाएगा। मुख व गुदा दोनों का कार्य जो है ये एक ही करता है, ठीक है। हमने बात करी थी प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया की, तो प्रोटोस्टोमिया में क्या है, पहले तो क्या होता है, हम बात करें कि मुख से गुदा और गुदा से मुख, ड्यूटेरोस्टोमिया होता है। लेकिन यहां पर क्या है, हम इसमें बात करें तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान यानी कि अंधकोश, केवल एक जो है यहां पर खुला हुआ भाग होता है, ओपनिंग उपस्थित होती है, जिसको हम क्या है, दोनों ही मुख और गुदा का कार्य करती है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, अंधकोश प्रकार या ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोलते हैं। तो जंतु जिनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, ये एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जो मुख एवं गुदा दोनों की तरह कार्य करता है। तो हमें किसमें देखने को मिलते हैं, सिलेंट्रेट से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस तक की हम बात कर लेते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है, मिल रहा है आपको देखने को। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, अगले हम देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे ओपनिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रकार की ओपनिंग उपस्थित है, ठीक है, एक ही प्रकार की क्या है यहाँ पे ओपनिंग है, मुख भी यहीं से है और गुदा भी यहीं से है। क्लियर है। चलो अगले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर नलिका में नलिका प्रकार का, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान से मतलब क्या है हमारा, नलिका के अंदर नलिका, यानी कि देखिए ये कोई ट्यूब है, जैसे सपोज करें हम ये कोई ट्यूब है मान लीजिए, अब इसके भीतर भी एक और क्या है ट्यूब उपस्थित है इस तरह से। तो इस तरह का जो प्लान होगा तो क्या है, ये तो बाहरी ट्यूब, ठीक है, यानी कि नलिका, और ये भीतर की एक और नलिका। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोल देते हैं। अब जो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है ये हमें किसमें देखने को मिलता है, निमेटाहेल्मिन्थेस ग्रुप में देखने को मिलता है, ठीक है। ट्यूब के अंदर ट्यूब यानी कि थोड़ा एडवांस है, मानेंगे इस चीज को। चलिए तो देखिए नलिका में नलिका प्रकार यानी ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऐसे जंतुओं में होता है जिनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, यानी कि क्या है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा कंप्लीट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अपूर्ण किसमें होगा, हमने किसकी बात करी थी, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुख गुहा ही उपस्थित है, एक ही गुहा के द्वारा जिसके थ्रू खा रहा है उसी के द्वारा वापस बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो इसमें किसमें होगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलता है, सिलेंटेटा के अंदर हमें देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, सिलेंटेटा से प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। अब हम किसमें जा रहे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, पाचन तंत्र कैसा है, पूर्ण है, अर्थात आहार नाल में क्या होगा, मुख से लेकर गुदा तक का दोनों भाग क्या होंगे इसमें उपस्थित होगा, ठीक है, क्या होंगे, दोनों भाग इसमें उपस्थित होंगे। आई बात समझ में आपको, क्या होगा, गुदा तक फैली होती है, यानी कि ओपनिंग जो होगी यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हमने क्या बोला, ये ओपनिंग क्या है, इसको हमने क्या बोल दिया, माउथ, यानी कि ये मुख है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, भोजन भीतर जाएगा, और ये क्या है, एनस का पार्ट है, गुदा द्वार, इसको हम क्या बोलेंगे, गुदा, क्या बोल देंगे, गुदा बोल देंगे। तो यानी कि मुख भाग अलग है और गुदा भाग यहां पर अलग है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, निमेटाहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारे अंदर भी हम बात करें तो क्या है, पूर्ण जो है हमारे अंदर भी उपस्थित है, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं, तो हमारे अंदर तो क्या है, कंप्लीट सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, हम वेल इवॉल्व है, एवोल्यूशन लगातार हो ही रहा है, वो हम किसे पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो कॉर्डेटा के पूरे ग्रुप के अंदर हम बात करें, इसके अंदर ये अवेलेबल होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि नलिका में नलिका, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो अब यहाँ पे जो है आपसे ड्यूटेरोस्टोमिया प्रोटोस्टोमिया इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिया की बात करें, प्रोटो का मतलब हो गया मुख, ठीक है, मुख पहले बनता है फिर गुदा बाद में बनती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में बात करें गुदा पहले बनती है और मुख बाद में बनता है। आई बात समझ। चलिए अगली हम बात करें किसकी, संघों की। अब देखिए हमने अभी सभी संघों के जो मुख्य संघ हैं उनके सभी के हमने जो जनन स्तर से लेके हम बात करें, कोशिक स्तर की हमने बात करी, सममिति की हमने बात करी, बॉडी प्लान की बात करी, जननिक स्तरों की हमने बात करी, उसके बाद हमने इनका जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सेगमेंटेशन हमने देखा, और उसके बाद हमने इनका जो नोटोकॉर्ड वाला भाग है वो भी देखा। नोटोकॉर्ड भी हम समझेंगे अभी। नोटोकॉर्ड क्या है, जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है, क्या करती है, दोनों को विभाजित करती है। इसी के अंदर हम किसकी बात करें, अब संघों को हम लेके बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए एक मिनट देखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां पर हम अब देखिए एक टेबल आपको जो दी गई है, इस टेबल को अगर आप समझ लेते हैं तो आप एग्जाम्पल्स को भी समझ लेंगे और आपको इनके जो हर एक स्तर है
उसको हमने यहाँ पर रखा है। इस तरह से आपको बनाया है कि एक शॉर्ट नोट आप मान लीजिए, यानी कि आप एग्जाम टाइम पे जब पढ़ रहे हैं तो आप इसको देख लेंगे, तो इसको देखने भर से आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस किस में किस तरह का जो संगठन स्तर उपस्थित है, किस तरह की बॉडी कैविटी है यानी कि बॉडी प्लान है, कैसा खंडी भवन है, किस प्रकार से जो इनमें जननिक स्तर उपस्थित है, सिलोमेट है या ट्रू सिलोमेट है, एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, शाइडोसिलोम है, एंट्रोसिलोम है, इन सभी का आपको पता लग जाएगा। चले शुरुआत करें। आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पॉरीफेरा संघ की। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं। तो पॉरीफेरा क्या है, कैसा भी वजन देखने को मिलता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी, संगठन का स्तर कैसा था, कोशिकीय स्तर देखने को मिला था। ठीक है, फिर हम बात करें अगली किसकी, सममिति की। तो सममिति क्या थी, इसमें सममिति थी ही नहीं। हमने किसकी बात करी थी, अगर हम बात करें यहाँ पे ल्यूकोसोलेनिया स्पेंजिया की, तो उसके अंदर हमको जो असम्मिति देखने को मिली थी। लेकिन ये कैसे होते हैं, असम्मितीय होते हैं, यानी कि किसी भी एक्सिस इनको कट करने पर हम समान इनको भागों में बांट नहीं सकते हैं, असम्मितीय होती है। जननिक स्तर, इनमें हम बात करें तो केवल सिंगल होता है, यानी कि एक। अब एक जनन स्तर को हम यहाँ क्या है, हम इसको यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम क्या बात करें, प्रगुहा देहगुहा, तो इसके अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, हमने बात कर ली थी। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, बीच में जो है स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। आई बात समझ में। चलिए पृष्ठ जो नहीं है, खंडी भवन, इसमें अनुपस्थित होता है। आ गई बात समझ में। अगले फाइलम की हम बात करें, कौन सा संघ है हमारा, सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या संगठन स्तर हमको कैसा देखने का मिलेगा, इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, है ना, आगे की तरफ होगा। किससे, पॉरीफेरा से। तो कैसा है, उत्तक स्तर का देखने को मिलेगा। सममिति इसमें कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री, यानी कि अरीय। कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी हमें, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जननिक स्तर कौन कौन से होंगे, एक्टोडर्म और यहां पर एंडोडर्म। आई बात समझ में, एक्टो और एंडो देखने को मिलेगा। प्रगुहा अनुपस्थित है, पृष्ठरज्जु इसमें भी अनुपस्थित, इसमें खंडी भवन भी नहीं पाया जाता है। आई बात समझ। चलिए टीनोफोरा की हम बात कर लें इसके अंदर। अब अभी इनके सबके एग्जांपल्स भी हम लेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, टीनोफोरा में हम बात करें, संगठन का स्तर कैसा है, हमें टिश्यू लेवल का देखने को मिलेगा, एडवांस है। अरीय सममिति देखने को मिलेगी, और जननिक स्तर इसमें भी क्या होंगे, दो होंगे, जबकि प्रगुहा इसमें अनुपस्थित होगी, पृष्ठरज्जु भी अनुपस्थित होगी। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, हम चौथे संघ की तरफ आ चुके हैं। अंग स्तर, यानी कि अब क्या है, टिनोफोरा तक हमें क्या देखने को मिला है, हमें उत्तक स्तर देखने को मिला, यानी कि टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन स्तर हमें देखने को प्राप्त हुआ है। अब हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो ये कैसे होंगे, यहाँ पे द्विपार्श्व सममिति इसमें देखने को मिलती है। हमने बात करी थी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कहां तक, कॉर्डेटा तक, हमें क्या देखने को मिली है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। जननिक स्तर की बात करें तो तीनों जनन स्तर इसमें उपस्थित होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, प्रगुहा देहगुहा इसमें नहीं, नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली हम बात करें एस्केल्मेंथीस की। तो देखिए एस्केल्मेंथीस में हम देख रहे हैं, तो एस्केल्मेंथीस में आपको क्या दिख रहा है, एस्केल्मेंथीस है, अंग तंत्र देखने को मिलेगा, इससे भी क्या होगा, एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, अब अंग तंत्र उपस्थित है, यानी कि क्या है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है। समिति कैसे देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तीनों कैसे होंगे, ये त्रिकोर की, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, चलिए कूट गुहा, यानी कि सूडोसिलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कूट गुहा देखने को मिलेगी, और कैसे हैं ये, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में, वही बात कर रहे हैं। अगली हम बात करें फाइलम की, किसकी, एनेलिडा की। एनेलिडा में भी हम बात करें, हायर ऑर्गेनिज्म है, अंग तंत्र का स्तर देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, त्रिकोर की यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, वास्तविक गुहा देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू सिलोम देखने को मिलती है। खंडी भवन इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। किसमें, एनेलिडा आर्थ्रोपोडास में, हमने बात करी थी अर्थवर्म की। ठीक है, चलो आर्थ्रोपोडा की हम बात करें, अंग तंत्र देखने को मिलेगा, द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, त्रिकोर की, तीनों यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, वास्तविक गुहा, सिलोम देखने को मिलेगी, ट्रू। ठीक है, और इसमें क्या है, खंडी भवन उपस्थित होता है। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें क्या दिखना है, सेगमेंटेशन, हमें खंडी भवन देखने को मिलता है। आई बात समझ, यही चीज ध्यान रखनी है। अगली बात करें हम मोलस्का की, तो देखिए मोलस्का में क्या मिलता है हमें, वही अंग तंत्र, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोर की, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगली बात करें किसकी, इकाइनोडर्मेटा की।
तो इकाइनोडर्मेटा जो है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा की हम बात करें तो इसमें अंगतंत्र देखने को मिल रहा है, द्विपार्श्व अरीय सममिति, दोनों तरह की सममिति जो है देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण है, आपसे बात करें दोनों प्रकार की सममिति किसमें देखने को मिलती है, कौन से फाइलम में हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में हमें देखने को मिलती है। यह नीट का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनके अंदर हमें दोनों प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि द्विपार्श्व व अरीय, यानी कि रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री दोनों देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए त्रिकोर की है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वास्तविक गुहा हमें देखने को मिलती है। हेमिकॉर्डेटा की बात करें हम तो यहां पर क्या है, हायर फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा अंग तंत्र उपस्थित होगा। ठीक, द्विपार्श्व सममिति, क्योंकि सममिति हमने बात करी थी कहां से, अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक हमें कैसे सममिति देखने को मिल रही थी, द्विपार्श्व सममिति देखने को मिली थी। लेकिन उसमें हम एस्केलमेंथिस की बात करें, सॉरी इकाइनोडर्मेटा की हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में हमें रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति और जो हमारी द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलैटरल सिमेट्री है, ये दोनों ही देखने को मिल जाती है। आई बात समझ में। चलिए, कॉर्डेटा हो गया, अंगतंत्र, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोर की, वास्तविक गुहा। और कॉर्डेटा की हम बात करें तो कॉर्डेटा सबसे उच्चतम फाइलम हो गया, अंगतंत्र उपस्थित होगा, द्विपार्श्व होगा, त्रिकोर की होगा, वास्तविक गुहा होगी और यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो खंडी भवन है वो उपस्थित होगा। ठीक है, आई बात समझ में, आपको क्लियर है यहाँ तक। इस टेबल को आप समझ लेंगे तो आपका आधा काम आसान हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए हम बात करें किसके प्रश्न जो है नोटोकोड। तो नोटोकोड क्या है, नोटोकोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कहते हैं कि अभिलाक्षणिक गुण है किसका, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को विभाजित करने का, विभेदित करने का। ठीक है, क्योंकि जितने भी नोटोकॉर्ड हैं, ठीक, उसकी हम बात करें तो पृष्ठ रज्जु जो है नोटोकॉर्ड वो किस में प्रेजेंट होती है, केवल जो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे कॉर्डेट के अंदर देखने को मिलती है, जबकि नोटोकॉर्ड में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। यानी कि यह मीजोडर्म से मध्य त्वचा से व्युत्पन्न शलाकार रूप की संरचना, यानी कि कैसी होती है, हम कह सकते हैं कि छड़ की तरह संरचना। कैसी संरचना है यह, छड़ की तरह संरचना होती है, जो कि जंतुओं में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान पृष्ठ सतह पर बनती है। तो जब भी कोई भ्रूण बनता है ना, ठीक है, अब वो किसी जानवर का बने या किसी इंसान का, हम स्तनियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो भ्रूण बनता है, भ्रूण की जो हम बात करें नोटोकॉर्ड बनती है, वो एक समान अवस्था में होती है। लेकिन जब वो और परिपक्व होता है भ्रूण, तो उस समय क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है ये किसमें, वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो भ्रूणी परिवर्तन के पृष्ठ सतह पर ये क्या होती है, बनती है। आई बात समझ में। अरज्जु की हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स में, जिसमें जंतु पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, उदाहरण बात करें हम पॉलीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक, इसमें क्या होती है, ये पृष्ठ रज्जु जो है अनुपस्थित होती है। आई बात समझ में। फिर हम बात करें रज्जु की, यानी कि अरज्जु की, नॉन कॉर्डेट, रज्जु की मतलब कॉर्डेट। तो अरज्जु की जिसमें नॉन कॉर्डेट है, यानी कि उसमें रज्जु पृष्ठ रज्जु उपस्थित नहीं है, क्या नहीं है, पृष्ठ रज्जु। जबकि रज्जु की में क्या है, रज्जु उपस्थित है। तो जिनमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर हम स्तनियों की बात करें, कॉर्डेट्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, हमारे में क्या वर्टिबल कॉलम होती है। ठीक है, हमारे अंदर क्या होती है ये, जब हम तक एम्ब्रियोनिक की कंडीशन की बात करें तो उसमें क्या होती है ये सॉरी, ठीक है बच्चों। चलिए, पेन एक्चुअली हाथ से छूट गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर रज्जु की यानी कि कॉर्डेट्स, जंतु जिनमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है, ठीक है, तो उससे क्या है, कॉर्डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर ली। अब देखिए यहां पर, देखिए ये क्या है, ये आपको जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये है यहां पर क्लोम छिद्र। क्या है, क्लोम छिद्र। ठीक है, ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस भाग को, ये पिंक सा जो भाग है, इसको हम क्या बोल देंगे, पृष्ठ रज्जु। क्या है ये, पृष्ठ रज्जु। और ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेरुदंड। आई बात समझ में। और पीछे की तरफ क्या है, ये वाला जो पार्ट है, इसको ये पुच्छ भाग है, टेल पार्ट इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुच्छ भाग या टेल पार्ट। आई बात समझ में, ठीक है, दिख गया आपको। चलिए
अब देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या इसमें आपको कहीं दिख रहा है कि इसके अंदर कोई नॉन कोडेड, ये मतलब इसमें कोई उपस्थिति जो दिखाई दे रही है, होती ही नहीं है, अनुपस्थित होती है। आई बात समझ? चलिए आगे बात कर लें। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमने बात करी थी हमारे पॉइंट में, परिसंचरण तंत्र के बारे में भी हम बात करेंगे। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलता है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं इनके भीतर जो खुला परिसंचरण तंत्र है तो क्या होती है, एक तरह से हम कहते हैं कि एक ओपन स्पेस होता है, खुला भाग होता है, कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो रक्त है वो ऊपर से पोर आउट होता है। जैसे हम कहते हैं कि उसमें ऑर्गन उपस्थित है, वह जो ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लड जो है, रक्त है, वो एक तरह से बरसता है। ठीक है, एक कैविटी होती है, ओपन कैविटी होती है, उसके अंदर रक्त गिरता है और जितना जिस ऑर्गन को जरूरत होती है वो उसके हिसाब से उसको ले लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो खुले प्रकार के संचरण की बात करें तो रक्त प्रवाह का हृदय से सीधे शरीर गुहा में होता है तथा कोशिकाएं वो उतक क्या होते हैं, रक्त में डूबे हुए रहते हैं। हीमोसील जिसको बोलते हैं हम, उसमें क्या होते हैं, ये सब डूबे हुए रहते हैं। जो अंग होते हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं, उतक होते हैं, ये टिश्यू जो होते हैं, ये एक तरह से हम बात करें डूबे हुए होते हैं एक तरह से। तो ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने रक्त को यह ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, बात करें किस किस में देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडोमेटा, हेमिकोइडा और ट्यूनिकेट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि आर्थ्रोपोडा से लेकर हेमिकोइडा तक हमें ये है जो है इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र देखने को प्राप्त होता है। आई बात समझ में? अब देखिए क्या हो रहा है, ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट से सीधे क्या है, पंप हो रहा है, पंप होकर जो ब्लड है यहां से क्या हो रहा है, ये पोर आउट हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ब्लड ये पोर आउट हो रहा है इस तरह से कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये उपस्थित है, आपकी ओपन स्पेस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोल देंगे, ये बॉडी कैविटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओपन स्पेस है, इसको क्या हीमोसील। ठीक है, तो ओपन स्पेस है, यहाँ पे क्या है, रक्त आ गया और ये टिश्यू बिखरे हुए हैं, टिश्यूज हैं, यहाँ पर कोशिकाएं हैं, वह उतक उपस्थित हैं। ये क्या कर रहे हैं, रक्त में डूबे हुए हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, रक्त में तैर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह का जो संचरण तंत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर खुला परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। आई बात समझ में? चलिए, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र की बात करें जो हमारे अंदर उपस्थित है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त का संचरण जो होगा भिन्न भिन्न व्यास वाहिकाओं के द्वारा होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे आर्टरीज, धमनियां, शिराएं, हमारी कैपिलरीज हो गई, और रक्त केशिकाओं की बात करें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू होता है। इसमें धमनियां, शिराएं व रक्त केशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, हमने बात करी हुई है पोर्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, किस प्रकार से एक अंग से जो है दूसरे अंग तक ट्रेवल करता है और उसके बाद फिर वो हृदय में जाकर जुड़ता है। ठीक है, निवाहिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं, बात याद है आपको। फिर हमने किसकी बात करी, ब्लड वेसल्स की भी बात करी हुई, जिसमें हमने आर्टरीज यानी कि हमने धमनियों के बारे में बात करी है, शिराओं के बारे में बात कर रखी है, और साथ ही साथ हमने किसकी, केशिकाओं के बारे में भी बात कर रखी है। कैपिलरीज बनती है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, वेन्स क्या करती है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाती हैं। तो इस प्रकार के संगठन है हम हमारे शरीर द्रव्य और परिसंचरण तंत्र में चर्चा कर चुके हैं, वो चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक महत्वपूर्ण एक अभिलाक्षणिक गुण है किसका, कोडेट्स का। हमारे अंदर किस प्रकार का संचरण तंत्र होता है, क्लोज टाइप का संचरण तंत्र होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये जो आपको दिल बना रखा है और ये क्या कर रहा है, आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, ये आर्टरी है, आर्टरीज के थ्रू कहाँ जा रहा है, इसमें ब्लड जा रहा है, और यहाँ भीतर क्या है, ये वेन है, आर्टरीज कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, कैपिलरी में इकट्ठा हो रहा है, ये पूरा कैपिलरी बनी हुई है इस तरह से। ये देखिए हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, जैसे ही यहाँ से दाब हुआ, पंप हुआ, तो ब्लड किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुंचा, कैपिलरी में, और यहाँ से कहाँ पहुंचा, ये वेन में, तो वेन के थ्रू वापस कहाँ पहुंच गया, ये हार्ट के अंदर पहुंच गया। आई बात समझ में? अभी हमने बात करी, तो ये क्या होता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इसको हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इसे हम बोल देते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अगली बात करें हम किसकी, विशेषताओं में। अब देखिए संघों की विशेषता अभी हम चर्चा कर रहे थे, अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे देखिए पॉरीफेरा कहाँ पाया जाता है, अगर हम इसके रहन स्थान की बात करें, स्थान की बात करें, हैबिटेट और हैबिट्स और हैबिटेट्स के बारे में बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, अधिकांश लवणीय जल में होते हैं, लेकिन जो स्पॉन्जिला है वो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां से भी प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट कि जो स्पॉन्जेस में है, हम बात करें स्पॉन्जिला की,
किसकी? स्पॉन्जिला। तो ये कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर यानी कि किसमें? साफ पानी के अंदर पाए जाते हैं। बाकी अधिकतर जो पॉरीफेरंस है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? समुद्री जल यानी कि लवणीय जल में ही देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? चलिए सिलेंट्रेटा, अब देखिए पहले हम इस चीज को कवर अप कर लेते हैं। पहले पूरा आवास की प्रकृति की हमने बात कर ली, पाचन तंत्र की हम बात करें तो इसमें कैसा होता है? इंटरनल कोशिकीय पाचन यानी कि आंतरिक अंतः कोशिकीय पाचन होता है। और इसमें क्या होता है? पूरा पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? जल तंत्र उपस्थित होता है, या नाल तंत्र जिसको हम बोलते हैं, नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र, जल परिवहन, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है। आई बात समझ में? श्वसन तंत्र की बात करें तो इसी वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा क्या करता है? यह श्वसन तंत्र करता है, यानी कि नाल तंत्र भोजन इकट्ठा करने में सहायक होता है। अनुपस्थित नाल तंत्र द्वारा श्वसन होता है। आई बात समझ? वाटर कैनाल सिस्टम जो है वही इसमें कार्य करता है। आई बात समझ? चलिए परिसंचरण तंत्र की बात करें, अनुपस्थित होता है, केवल नाल तंत्र ही इसके अंदर मुख्यतः पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो यह भी अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन भी किसके द्वारा हो रहा है? नाल तंत्र के द्वारा ही होता है। हमने बात करी थी ना, ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या करता है? वाटर को अंदर लेता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकालता है। तो इसी क्रिया के द्वारा ये तीनों जो क्रियाएं, पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, चारों ये इसी प्रकार से ये करता है पॉरीफेरा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र भी इसके अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आई बात समझ? अब हम किसकी बात करें? सिलेंट्रेटा की यानी कि निडेरिया की। अधिकांश जलीय कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, स्थानबद्ध व मुक्त तैरने वाले होते हैं, यानी कि कुछ स्थानबद्ध भी होते हैं और मुक्त तैरने वाले भी होते हैं। जबकि अगर हम पॉरीफेरेंस की बात करें तो ये क्या है? इनमें कोई लोकोमोशन नहीं होता, कोई गमन या गतिशीलता ये नहीं दिखाते, एक जगह क्या आते हैं? टिके रहते हैं। आवास की बात करें तो कॉलोनियों में उपस्थित होते हैं और ये अकेले भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, सममिति हम बात कर चुके हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक, और हमने साइकोन की बात करी, साइकोन के अंदर क्या होती है? हमें अरिसमिति देखने को मिलती है। जलीय अधिकांश भाग हो गए। अपूर्ण होता है, इनमें पाचन तंत्र बाह्य कोशिकीय होते हैं व अंतः कोशिकीय होते हैं। श्वसन तंत्र की हम बात करें, अनुपस्थित होता है, जबकि परिसंचरण तंत्र भी इनमें अनुपस्थित है। उत्सर्जन तंत्र इनमें सामान्य सतह के द्वारा हो जाता है। ठीक है, स्किन के द्वारा, सामान्य सतह के द्वारा हो जाता है। तंत्रिका तंत्र केवल तंत्रिकाओं का इनके अंदर एक जाल हमें देखने को प्राप्त होता है। आई बात समझ में? चलिए अगली बात करें हम किसके बारे में? कॉम जलीज के बारे में, यानी कि टिनोफोरा के बारे में। ठीक है, अब देखिए समुद्री जल की हम बात करें, समुद्री जल में पाए जाते हैं, गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत समझदार होते हैं। समझदार कैसे बोले? कि इनमें क्या होती है? शाइनिंग करने की पावर होती है, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ये चमकते हैं। कैसे होते हैं? चमकते हैं। और कॉम्ब की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे तरबूज पर जिस तरह आज जो कष्टक बने हुए होते हैं, अष्टक बने हुए होते हैं ना, 8, उस तरह से क्या होता है? इनका शेप होता है और 8 तरह से इनके अंदर डिजाइन बनी हुई होती है एक तरह से। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करते हैं, इनके अंदर पावर होती है। बाह्य कोशिकीय, अंतः कोशिकीय इनके अंदर पाचन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र इनके अंदर अनुपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र भी इनके अंदर अनुपस्थित होता है और ये सामान्य सतह द्वारा क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र तो इनमें भी तंत्रिका तंत्र का केवल जाल उपस्थित होता है, यानी कि अंदर भी क्या होता है? जाल पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए हम किसकी बात करें? पहले पॉरीफेरा की बात कर ले। तो यहां पर क्या है? देखिए साइकन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम बात करें साइकन के अंदर हमें पहली बात तो सिमेट्री जो देखने को मिलती है वो कैसे मिल रही है बच्चों? ये देखिए, ये कैसा हो गया? ये कट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अरीय सममिति बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अरीय सममिति। ठीक है, चलिए इसके बाद हम किसकी बात करें? देखिए यहाँ पे किसका एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, यानी पे क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, नाल तंत्र जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे जो है यहाँ पर ऑस्टिया प्रेजेंट है, ये इंग्रेसिंग वाटर है, इनके थ्रू क्या जा रहा है? भीतर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये जो भीतर जा रहा है, इस भीतर के अंदर इनमें क्या है? जो कैविटी है, जो गुहा होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोंजोसील बोलते हैं। कौन सी कैविटी बोलते हैं? स्पोंजोसील देह गुहा बोलते हैं। ठीक है, इनमें भीतर की तरफ बात करें तो ये क्या है? इनमें ये यहाँ पे ये कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे होते हैं? फ्लैजेला होता है, यानी इन पे क्या होते हैं? फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। सिर्फ पॉरीफेरा की हम बात करें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूरे कंप्लीट नॉन कॉर्डेट्स की हम बात करें तो केवल फ्लैजुलेटेड जो है इसमें कोइनोसाइट फ्लैजुलेट सेल्स होते हैं, वो हमें सिर्फ पॉरीफेरेंस में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वाटर के मूवमेंट फ्लो के साथ में हेल्प करते हैं, इसलिए। ठीक है, फ्लैजुलेटेड सेल्स तो इनको क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट्स बोलते हैं। अंदर क्या है? डर्मल ऑस्टिया है, ऊपर का पार्ट क्या है? ऑस्क्यूलम होता है। ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है? वाटर अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये बीच में क्या है? बीच में इसके अंदर देखिए जो लेयरिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है? ये पिनेकोडर्म है और ये कोइनोडर्म है। इनके बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं मेसेनकाइमा प्रेजेंट होती है।
ठीक है, चलिए, तो इसके थ्रू क्या करता है, ये एक्सक्रीशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और साथ साथ में डाइजेशन भी करता है। कंप्लीट जो क्रिया है इसी के द्वारा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम भी बोल देते हैं। आई बात समझ में? ल्यूकोसेलेनियस का एग्जांपल हो जाता है। तो अरी समिति अगर आपको देखने को मिलती है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है तो आपको याद होना चाहिए किसमें, ल्यूकोसेलेनिया के अंदर हमें अरी समिति देखने को मिलती है। पॉरीफेरेंस की बात करें तो बाकी कैसी होती है, इनमें असमिति उपस्थित होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। स्पॉन्जिला है, ये किसमें मिलते हैं हमें, फ्रेश वाटर में, यानी कि साफ पानी में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि साफ पानी में मिलने वाला स्पंज कौन सा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आंसर आप, स्पॉन्जिला लगा देंगे। ठीक है, ये सिर्फ साफ पानी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल होता है। आई बात समझ? चलिए, फिर हम किसकी बात करें, यू स्पॉन्जिया, ये क्या होता है, बाथ स्पंज होता है। हम जो नहाने के लिए काम में लेते हैं ना स्पंज, वो, ठीक है, बाथ स्पंज। फिर एक होता है यूप्लेक्टेला, तो वो क्या होता है, जापान में जो है यूप्लेक्टेला को एज ए वीनस बास्केट, फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं, तो शादियों में गिफ्ट के रूप में देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए अगली बात करते हैं हम, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट, यानी कि अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, निडेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब निडेरिया में क्या होता है कि एक तरह से जो ये जीव होते हैं इन पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर क्या है, बेसिकली इसमें नीचे की तरफ तो इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, संरचना है, तो इसमें क्या होता है, ये तो निडोसील होता है, ऊपर का भाग क्या होता है, निडोसील होता है। ठीक है, बीच की तरफ क्या होता है, ये बट होते हैं, बॉडी का पार्ट हो गया बट, और इसमें क्या होता है, अंदर ये नेमेटोसिल बनते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का पॉइजन भरा हुआ होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, ये क्या होता है, एक तरह का ये जहर है। ठीक है, क्या है, जहर है। ये कैसा है बच्चों, जहर है, जहर। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है, इसके निडोब्लास्ट जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये फिलामेंट जो होता है, फ्लैजेलेटेड होता है, ये फिलामेंट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, निडोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या इसका स्पेशल कैरेक्टर है, निडोब्लास्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करता है, ये अपने जो प्रे होता है, जो प्रे को पकड़ता है, उसमें शिकार करता है, उसके अंदर क्या करता है, उसको ये बिल्कुल इसको घुसा देता है, मतलब पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये जहरीला जो है, ये जो सब्सटेंस है जहरीला, ये उसके अंदर जाके उस जीव में चला जाता है और उस जीव को क्या करता है, ये पैरालाइज कर देता है। ठीक है, और पैरालाइज करके क्या करता है, अपनी कैविटी के अंदर इसको अंदर डाल लेता है और क्या कर लेता है, अपना फूड बना लेता है। सिंपल इसी बात है। आई बात समझ में? तो डायग्रामेटिक व्यू किसका है, ये निडोब्लास्ट का। तो अभिलक्षणिक गुण क्या है, इसमें क्या होते हैं, ये फिलामेंट उपस्थित होता है, निडोब्लास्ट जिसको हम बोल देते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगली हम बात करें प्लूरोब्रेंकिया का उदाहरण टीनोप्लाना। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये देखिए इसमें कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये 8 कष्टक बने हुए हैं इसके अंदर इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ये इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन टेंटिकल्स में क्या होते हैं, इन टेंटिकल्स में निडोब्लास्ट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, निडोब्लास्ट इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, निडोब्लास्ट अनुपस्थित। ठीक है, इसीलिए क्या किया, इनको अलग ग्रुप के अंदर डाल दिया गया, यानी कि टीनोफोरा जो है बना दिया, सबसे छोटा ग्रुप है ये। कैसा है, सबसे छोटा संघ हम इसको कह सकते हैं, टीनोफोरा हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए क्लियर, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पॉन्जेस की फिर हम बात कर लें, इसमें और भी तंत्र हैं, कौन कौन से, जनन तंत्र की हम बात करें और कुछ इसके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जो हम पहले से बात कर चुके हैं। चलिए अब देखिए स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरेंस की बात कर रहे हैं। पॉरीफेरा शब्द का मतलब क्या था यहाँ पे, जिनकी बॉडी पर, शरीर पर छिद्र उपस्थित है। ठीक है, जनन तंत्र उभयलिंगी होते हैं, अलैंगिक जनन व विखंडन द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मकों के निषेचन के द्वारा अंडे व स्पर्म बनते हैं इनमें, साथ ही साथ इनमें कैसा होता है, इंटरनल यानी कि आंतरिक निषेचन, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगली हम इसमें बात करें अभिलक्षणिक गुणों की। देह भित्ति में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, तो हम डायग्राम में देख चुके हैं। जल परिसंचरण या जल नान तंत्र पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं, ये अपना भोजन भी लेते हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, स्पॉन्जोसील देह भित्ति होती है और नाल कोइनोसाइट से आश्रित होती है। तो अभी हमने चित्र देखा उसमें क्या थी, कोइनोसाइट्स थी, कोलार सेल्स जिनको हमने बोला था। ठीक है, बॉडी कंटिकाओं या सिलिका युक्त या सूक्ष्म स्पॉन्जोसील रेशे की बनी होती है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, कंटिका होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। इनसे क्या होते हैं, इनका जो सिलिका युक्त है ये, तो इनसे इनका जो शरीर है यानी कि स्केलेटन है वह बना हुआ होता है, अंतःकंकाल जिसको हम बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें, स्पिक्यूल्स मतलब कांटेनुमा संरचना, कांटेनुमा संरचना होती है। ठीक है, चलिए किस तरह के स्पिक्यूल्स होंगे, कुछ इस तरह से,
ऐसे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। और अंदर भीतर क्या होते हैं, कोइनोसाइट्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोलार सेल्स भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। चलिए अगली बात करें हम किसकी, सिलेंटेट की यानी कि निडेरिया की। पॉलिप अलैंगिक विधि द्वारा, मुकुलन तथा मेडुसा विधि के द्वारा। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, निडेरिया की बात कर रहे हैं, जेलीफिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जेलीफिश में क्या होता है, जेलीफिश से अमर होती है। कैसे होती है, अमर होती है, क्योंकि पहला फेस क्या होता है, पहला तो उसका फेस होगा कौन सा, पॉलिप, ठीक है, और दूसरा फेस कौन सा होगा उसका, मेडुसा। कौन सा होगा, मेडुसा। तो पहले क्या होती है, ये पॉलिप से मेडुसा फेस में जाती है, परिपक्व होती है, और फिर वापस से मेडुसा से ये पॉलिप फेस के अंदर आ जाती है, ठीक है। यानी कि ये मरती नहीं है, क्या है, ये अमर है, ठीक है। वैज्ञानिक भी इस चीज को देखकर क्या है, हैरान है, यानी कि अमृत का वरदान इसको है। यानी कि सब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो थोड़ा सा अमृत जो है वो शायद इस जेलीफिश ने भी पी लिया होगा, इसलिए क्या हो गई, ये अमर हो गई। यानी कि पॉलिप से मेडुला फेस में जाती है, मेडुसा फेस में जाती है, और मेडुसा से वापस पॉलिप अवस्था में आ जाती है। यानी कि ये क्या होती है, पहले छोटे से पॉलिप फेस से होकर मेडुसा में परिपक्व होती है, और परिपक्व होने के बाद पुनः अपनी पॉलिप अवस्था में आ जाती है। मरती कब है, मरती है, लेकिन मरती कब है, कोई दूसरा जानवर इनका शिकार कर ले, कोई समुद्री जीव इनका शिकार कर ले तो ही इनकी मृत्यु संभव है, वरना क्या होता है, ये मरती नहीं है। पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। आई बात समझ में। चलिए स्पर्शकों में क्या होते हैं, नीडोप्लास्ट पाई जाती है, दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एक बड़ी केंद्रीय जठर संवहनी होती है, दंश कोशिका हमने बात करी, नीडोप्लास्ट स्पेशल कैरेक्टर है इनका। एक बड़ी केंद्रीय जठर संवहनी गुहा सिलेंट्रॉन पाई जाती है, जो कि एक छिद्र द्वारा मुख में हाइपोस्टोम पर खुलती। तो ऊपर की तरफ क्या थी, एक खुली हुई थी, इस तरह से, ये देखिए हाइपोस्टोम ये है, इसकी तरफ बात करें, ये ऊपर की तरफ खुली हुई है, ठीक है। चलिए कुछ सिलेंट्रॉन जैसे जल कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट बना कंकाल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दो प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं, पॉलिप तथा मेडुसा। तो अभी हमने बात कर ली पॉलिप और मेडुसा। कुछ पीढ़ी एकांतरण प्रदर्शित करती है, तो देखा आ गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कुछ पीढ़ी क्या कर रही है, यहाँ पर एकांतरण प्रदर्शित करती है, तो यही इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। आई बात समझ में। चलिए अगली हम बात करें किसकी, टिनोफेरा की, यानी कि कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट्स। अब देखिए कॉम्ब जेलीज कैसे होते हैं, यानी कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए हमने क्या देखा, ये कंगीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोला यहाँ पे हमने, कॉम्ब बोला, ठीक है। और कैसा संरचना दिखाई दे रही है आपको, अखरोट की तरह, सी वॉलनट, ठीक है। तो कैसे होती है, अखरोट की संरचना भी होती है। अब जब अखरोट जब ज्यादा खाते हैं हम, तो क्या होता है, हमारा चेहरा क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। ग्लो करता है तो क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि जीव प्रदीप्ति भी इनके अंदर उपस्थित होती है, यानी कि कैसे लाइटनिंग देते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो चलन कैसे हैं, अब देखिए इनमें उभयलिंगी होते हैं, लैंगिक जनन उपस्थित होता है इनके अंदर, आंतरिक निषेचन करते हैं, परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलन में 8 पक्षमा भी इसमें क्या होता है, कंगक पट्टिकाओं द्वारा ये ढका रहता है। तो देखा आपने 8 कक्षक, तभी क्या बोला इनको हमने, जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कंगीनुमा संरचना, इसीलिए, ठीक है। ये जीव क्या करते हैं, प्रदीप्ति प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस, क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। आई बात समझ में। चलिए अगली बात करें नॉन कॉर्डेट्स में, इन्वर्टिब्रेट्स हम बात कर रहे हैं, वही एग्जांपल की बात कर रहे हैं। पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्जेस में कौन कौन से आ गया, साइकन हो गया, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, अभी हमने बात कर ली। यू स्पॉन्जे को हम क्या बोलते हैं, बाद स्पॉन्जेस के नाम से भी बोलते हैं, क्लियर है। चलिए सिलेंटेटा में हम बात करें तो हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। अब देखिए जो फाइसेलिया है इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वार भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोलने का रीजन क्या है कि ये भी एक तरह का, कहते हैं कि एक तरह का पॉइजन देता है। अगर ह्यूमन गलती से टच कर ले इसको तो बहुत दर्दनाक, बहुत दर्द होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस ये रिलीज करता है एक्चुअली, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पोर्तुगीज ऑफ मैन ऑफ वार भी बोल देते हैं। और लेके हमने बात कर ली जेलीफिश के अंदर, एडेम्शिया सी एनेमन होते हैं, पेनिटुला सी पेन है, गोर्गोनिया सी फैन, ठीक है, मैंड्रिना ब्रेन कॉरल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सिलेंटेटा के क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो देखिए अब अगर आपको यहां याद रखना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर आपको सिलेंटेटा के ये याद रखना है एग्जाम्पल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होप। तो निडेरिया में क्या रखनी है हमको, होप रखनी है, तो होप का मतलब हाइड्रा, ओबेलिया और फाइसीलिया, ठीक है। फिर इसके बाद करें हम किसमें, आप गेम, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या होगी, आप गेम, तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडेम्शिया आ जाएगा, पेनिटोला आ जाएगा, गोर्गिनिया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपना मैंड्रिना या बैन कॉल जिसको हम कह देते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए टिनोफोरा की हम बात करें, कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट इसको हम बोलते हैं,
8 जो है इसके अंदर कॉमन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 8। तो इसमें बात करें सबसे छोटा है, सबसे छोटा संघ है, सबसे छोटा संघ। आई बात समझ में? स्टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया। क्लियर? चलिए अब हम किसकी बात करें यहाँ पे, आवास और प्रकृति की। तो अधिकांश जो है प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलमेंथीस और एनेलिडाई की हम बात करें तो आवास प्रकृति इनकी कैसी, अधिकांश अंतःपरजीवी होते हैं। पाचन तंत्र इनमें अनुपस्थित तो अपूर्ण होता है। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र बात करें इसमें अपूर्ण है, ठीक है। और उत्सर्जन तंत्र ज्वाला कोशिकाएं मिलती हैं जो कि परासरण नियमन करती हैं। तंत्रिका तंत्र बात करें इसमें सीढ़ी नुमा देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर। प्राणी जो है कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अब हम बात करें एस्केलमेंथीस में तो ये मुक्तजीवी हैं, जलीय एवं स्थलीय जंतुओं पातुमय परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दूसरे जीव पे अपना फीड करते हैं, ठीक है, दूसरे जीव में ये रहते हैं। आहार नाल पूर्ण होती है, पेशीग्रसनी है। उत्सर्जन तंत्र में नलिका के द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं प्राणी, कैसे हैं ये, एक लिंगी होते हैं। एनालिड्स की हम बात करें स्थलीय होते हैं, स्वच्छ जलीय, समुद्री जल, मुक्तजीवी या परजीवी दोनों प्रकार के ये होते हैं। आहार नाल इनके अंदर पूर्ण होती हैं। परिसंचरण तंत्र इनमें बंद प्रकार का देखने को मिलता है, जबकि उत्सर्जन तंत्र में वृक्क या नेफ्रिडिया इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेफ्रिडिया है वो कहाँ देखने को मिले, ज्वाला कोशिकाएं जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो ये कहाँ देखने, ज्वाला कोशिकाएं देखने को मिली हमें प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर। लेकिन जो पहली बार जो हमें नेफ्रिडिया यानी कि नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला वो किसमें देखने को मिला, हमें एनेलिडा के अंदर देखने को मिला। तो ये प्रश्न भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहली बार जो नेफ्रॉन लाइक संरचना हमें देखने को मिली वो किसमें देखने को मिली, एनालिड्स में देखने को मिली। आई बात समझ में? चलिए तंत्रिका तंत्र की बात करें तो गुच्छिकाएं दोहरी में होती हैं, पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु को जोड़ती हैं। प्राणी की बात करें तो नेरीज यानी कि एक लिंगी, केंचुआ व जोग उभयलिंगी होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि ले देकर आपको इस टेबल को ही यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से समझना है। अगर आप ये समझ चुके हैं, थ्योरी हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं कंप्लीट, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक पूरा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक। चलिए प्लेटेंटिस में प्रजनन की हम बात करें तो प्रजनन यहाँ पे क्या, अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा लैंगिक जनन में देखने को मिलता है। निषेचन इनके अंदर आंतरिक होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष व लार्वा इनमें उपस्थित, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या होती है, हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बच्चों में, यहाँ पे लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अभिलाक्षणिक गुणों की हम बात करें तो यहाँ पर पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, तो हमने चपटे फीताकृमि की बात करी, वही है। अंतःपरजीवी होते हैं यानी कि दूसरे के जीव के भीतर रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अनुकूलन कैसे, चूषक एवं हुक उपस्थित, यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी अंतःपरजीवी पाए जाते हैं। और जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जो छोटी आंत की हम बात करें वहां पे क्या करते हैं, बीच में आके हुक होते हैं, इनके चूषक होते हैं इनके मुख पर, उसको गड़ा कर ये ऐसे बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, रक्त को चूसते रहते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स न्यूट्रिशन जा रहे हैं वो क्या करते हैं, उनका सेवन ये भी शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर को क्या है, धीरे धीरे अपने ये संख्या बढ़ाते हैं और पूरा एक क्या करते हैं, जाल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो परपुरुष सतह पर द्वारा सीधे ही अवशोषित करते हैं, तो सीधे क्या करते हैं, अपना शोषण करते रहते हैं। एस्केलमेंथीस में बात करें केवल लैंगिक जनन में पाया जाता है, आंतरिक होता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या करते हैं, परिवर्धन करते हैं। इसमें लार्वा जो है अनुपस्थित और उपस्थित होता है, दोनों स्टेज के अंदर उसमें पाया जाता है। अनुप्रस्थ काट में गोल शरीर होता है, मादा लंबाई में नर से ज्यादा लंबी होती है। तो हमने पढ़ रखा है, इसमें क्या होती है, मादा जो है नर से लंबी होती है। आई बात समझ? चलिए एनेलिडा में क्या है, लैंगिक जनन देखने को मिलता है, निषेचन इनमें नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमें परिवर्तन है। उपस्थित क्या है इसके अंदर, लार्वा स्टेज उपस्थित होती है। विखंडित शरीर होता है यानी कि एनेलिडा का शरीर है वो सेगमेंटेड रूप में है। अनुदैर्घ्य व वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां चलन में सहायक होती हैं। जो जन्नांग होते हैं शूक केंचुए में तथा नेरीज में पार्श्वपाद पैरापोडिया उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो गमनांग है यानी कि गमन करने की क्रिया में होती है, गमनांग के लिए इनमें शूक उपस्थित होते हैं केंचुए के अंदर, जबकि नेरीज में क्या होते हैं, पार्श्व पेरिपोडिया उपस्थित होते हैं। केंचुआ कैसे चलता है, पहले अपने शरीर को आगे की तरफ धकेलता है, फिर पीछे की तरफ खींचता है, फिर पीछे वाला भाग आगे की तरफ धकेलता है, फिर अगला भाग जो है पीछे की तरफ आता है। इस तरह से जो है केंचुआ आगे चलता है, ठीक है। आई बात समझ? चलिए इस तरह से क्या है, इंग्लिश के अंदर भी हमने यहाँ पर पूरा आपको दे दिया है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में एग्जांपल में हम बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या क्या आ गया आपका, टीनिया सोलियम आ गया, जिसमें क्या बोला, टेपवर्म की हम बात कर लें, ठीक है। टेपवर्म हो गया, फेसियोला यानी कि लिवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया ड्यूगेशिया, हाई रिजनेशन की पावर कैपेसिटी ये शो करता है, ठीक है। देखिए ये रहा प्लेनेरिया, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, ये प्लेनेरिया दिख रहा है, क्लियर है। चलिए फिर देखिए ये फेसियोला दिख रहा है, फेसियोला यहाँ पे क्या, माउथ की ओपनिंग क्या है, मुख। फेसियोला या लिवर फ्लूक भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक,
ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे सिंगल ओपनिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक, फिर हम बात करें टेप फॉर्म, देखिए आप ये टेप फॉर्म इस तरह से, क्या है ये टेप फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए एस्केलमेंथिस की बात करते हैं, इसके में राउंड वर्म की हम बात करें, हुक वर्म की और फिलेरियल वर्म की बात करें। तो हुक वर्म की, राउंड वर्म क्या है, तो राउंड होते हैं इनका, ठीक है, सेक्टोरियल माउथ होता है, सक करके देते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा की बात करें, हुक वर्म, तो हुक वर्म क्या है, इंटेस्टाइन में जाते हैं, यानी कि आंत में रहते हैं, हुक बना के रहते हैं और क्या करते हैं, अपना भरपोषण करते रहते हैं और कॉलोनी में भी डिवाइड होते हैं, अपना लगातार जो है ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें किसकी, वुचेरिया यानी कि फिलेरिया वर्म की। तो फिलेरिया क्या होता है, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, किसका बोलते हैं हम, हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। बीमारी होती है, क्या होते हैं इसमें, लिम्फ नोड जो है वो सूज जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है, अंडकोशों में और नीचे जो पैर हैं इनमें ही ये देखने को मिलती है। कि किसकी वजह से होती है, एक वर्म की वजह से होती है, इसको क्या बोलते हैं, फिलेरियल वर्म बोलते हैं। जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई बोलते हैं। ये भी जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई इसको बोलते हैं हाथी पांव रोग, हाथी पांव। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम राउंड वर्म की बात कर रहे हैं, बेसिकली एस्क्रिस की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये फीमेल है, फीमेल क्या है, बड़ी है, जबकि मेल क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये नर हो गया और ये मादा हो जाती है। आई बात समझ में। ठीक, ये देखिए आप नेरीज को देख रहे हैं आप, ये नेरीज है और ये क्या हो गई, लीच हो गई। ये लीच क्या करती है, जब चिपक जाती है तो क्या करती है, रक्त को चूसना शुरू करती है और ये ऐसे नहीं हटती, जब क्या क्या नमक डालते हैं ना हम थोड़ा सा, तो उसके बाद ये हटती है, वरना क्या करती है, खून पेटी पेटी खून चूसती रहती है। और लीच का एक अभिलक्षणिक गुण क्या है, इसकी जो लार्वा सलाइवा होती है, उस सलाइवा में एक इस तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है कि जब हमारी चिपकती है स्किन पर, त्वचा पर, तो हमें उसका पता नहीं लगता जब ये अपनी चूषक अंदर डालती है। ठीक है, तो एक तरह से हम कहते हैं कि हमारे उस भाग को एक कैसा कर देती है, हम बोलते हैं ना बिल्कुल कैसा कर देती है कि हमें पता ही नहीं लगता, अंदर पेनिट्रेट कर देती है और हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है, शून्य हो जाता है वो भाग, इस तरह की इसमें होती है। तो इसका जो उपयोग है वो किस में कर रहे हैं, लीच का जो इसके लार्वा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका उपयोग किस में कर रहे हैं, पेनलेस इंजेक्शन बनाने में भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली हम बात करें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकोलिडा के बारे में। ठीक है, चलिए आवास एवं प्रकृति की बात करें, जलीय स्थलीय होते हैं, पाचन तंत्र पूर्ण में सुविकसित होता है, श्वसन तंत्र में गिल्स, ट्रेकिया, बुक गिल्स और बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो हम किसकी बात करें, अब बुक लंग्स हमें किसमें देखने को मिलते हैं, स्कॉर्पियंस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पूर्ण सुविकसित होते हैं। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। उत्सर्जन तंत्र में क्या होती है, मेलपिगी नलिका यानी कि मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स इनके अंदर उपस्थित होते हैं। मोलस्कंस की हम बात करें, मुख्यतः जलीय व कुछ स्थलीय भी होते हैं, पूर्ण सुविकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोलस्कंस की हम बात करें, हायर ये ऑर्गेनिज्म है, मुख में रेती समान घिसने वाले क्या होते हैं, इनमें अंग होते हैं, रेतनांग रेडुला कहलाता है। ठीक है, पंख समान क्लोम यानी कि प्रवार गुहा में होते हैं। परिसंचरण तंत्र की बात करें, खुले प्रकार का होता है, परंतु सिफेलोपोडा में कैसा होता है, केवल सिफेलोपोड्स के अंदर ये क्लोज टाइप होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तो सिफेलोपोड्स के अंदर क्या होता है, इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें मोलस्का के अंदर कैसा होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक, एक्सेप्शनल क्या है यहाँ पे, सिफेलोपोड्स है। ठीक, उत्सर्जन तंत्र गिल्स प्रेजेंट है, वृक्ष उपस्थित है, भोजनस के अंग जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए अगली बात करें हम इकाइनोडर्मेटा, केवल समुद्र में पाए जाते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, मुख के नीचे की ओर होता है, गुदा ऊपर की ओर होती है, यानी कि इनमें क्या उल्टा है, मुख तो नीचे होता है और गुदा ऊपर की ओर उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए फिर इसकी बात करें हम किसकी, हेमिकोलिडा, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, श्वसन तंत्र के लिए इनमें गिल्स उपस्थित होते हैं और इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुले प्रकार का देखने को मिलता है। जबकि उत्सर्जन तंत्र के लिए क्या होते हैं, इनके अंदर हम बात करें तो ये गिल्स के द्वारा ही उत्सर्जन हो रहा है। आई बात समझ में आपको। ठीक है, भोजनस के अंग हो गए और ये कंप्लीट। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकोलिडा की हमने बात कर ली। अब देखिए आर्थ्रोपोडा में वापस हम बात करें, प्राणी कैसे हैं, ये एक लिंगी होते हैं। निषेचन कैसा है, इनके अंदर आंतरिक देखने को मिलता है। अंडज पिंडज अधिकतर क्या होते हैं, अंडे देते हैं। जो इनके ऑफस्प्रिंग निकलते हैं वो कैसे होते हैं, अंडे के द्वारा निकलते हैं। ठीक है, परिवर्तन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अभिलाक्षणिक गुण की बात करें, सबसे बड़ा संघ है हमारा कौन सा, आर्थ्रोपोडा। ठीक, और उसके बाद हम बात करें दूसरे बड़ा सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा, मोलस्का। तो युग्मित उपांग देखने को मिलते हैं, शरीर काइटिन से बने, बाह्य कंकाल से ढका रहता है, शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। संवेदी अंग पाए जाते हैं, शंगिकाएं होती हैं, संयुक्त नेत्र इनमें उपस्थित होते हैं, सरल नेत्र पाए जाते हैं, संतुलन पुटी इनके अंदर उपस्थित होती है। आई बात समझ। मोलस्का की बात करें, सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा संघ एक लिंगी है। निषेचन आंतरिक होता है, ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इनके अंदर परिवर्तन पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोनों में। सबसे बड़े संघ की बात करें तो आर्थ्रोपोडा क्या होगा, पहला होगा।
जबकि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा, मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, सिर, शरीर, पेशी, पाद अंतराली कुकुट द्वारा होता है। सिर पर संवेदी वृंत, शरीर जो है कैल्शियम युक्त कवच से ढका हुआ होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच होता है इस पे। ठीक है, कवच शेल से ढका हुआ होता है। आई बात समझ। इकाइनोडर्मेटा की बात करें, ये भी कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनमें जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है। ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और अगर परिवर्धन की बात करें तो इसके अंदर अप्रत्यक्ष व मुक्त प्लावी लार्वा यानी कि लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। शरीर कैसा होता है, शरीर शूल युक्त त्वचा से ढका रहता है। सुरक्षा के लिए कैल्शियम युक्त कंकाल होता है। ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वयस्क में अरिसमिति और लार्वा में द्विपार्श्व समिति देखने को मिलती है, हमने बात करी थी। तो यानी कि इकाइनोडर्मेटा में क्या है, वयस्क में तो हमें कैसे समिति देखने को मिल रही है, रेडियल सिमेट्री यानी कि अरिसमिति, जबकि लार्वा में कैसे मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। तो यहां से भी क्या है, आपका प्रश्न बन जाता है। आई बात समझ में। जल संवहन तंत्र प्रचलन के लिए होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, जल संवहन तंत्र प्रेजेंट है किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। जबकि हमने किसमें बात करी थी, पॉरीफेरस में क्या था, उसमें जो है नाल तंत्र था यानी कि जल तंत्र था। तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्या पूछेगा कि किसके अंदर जल संवहन तंत्र होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, क्या पॉरीफेरा लिख देगा, इकाइनोडर्मेटा लिख देगा, ठीक है, टिनोफोरा लिख देगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जल संवहन तंत्र किसमें प्रचलन है, यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में, जबकि वहां पर नाल तंत्र, जल नाल तंत्र किसमें, पॉरीफेरा के अंदर, वाटर कैनाल सिस्टम जिसको हमने कहा था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, आई बात समझ। चलिए हेमिकोल्टा की बात करें, एक लिंगी है, बाह्य अंडज अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी कि बाह्य इनके अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। अंडज यानी कि अंडे देते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से है। मुख्य अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें, शरीर कैसा है, कृमि के समान होता है। शरीर अग्र, प्रोबोसिस, शुंड, कॉलर उपस्थित होती है और लंबा धड़ ट्रंक में विभाजित होता है। ये किसके हैं, हेमिकोल्टा के गुण हो जाते हैं। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स की हम बात करें, आर्थ्रोपोडा में हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट की बात करें, इंसेक्ट्स में हमारे एपीज हो गए, बॉम्बेक्स हो गए, लेसिफर हो गए। यानी कि एपीज क्या हो गई, मधुमक्खी हो गई, बॉम्बेक्स हो गए, ठीक है, और लेसिफर क्या है, लाख बनाती है। लाख के जो चूड़े बनते हैं ना, तो वो लाख यहीं से लेसिफर से प्राप्त होता है। एपीज क्या है, मधुमक्खी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर्स की हम बात करें तो एनाफिलिस मच्छर यहाँ पे हो गया, क्यूलेक्स की बात करें, एडीज की बात करें। ठीक, तो ये क्या है, ये बीमारियों के कारक भी होते हैं इनके अंदर। ठीक है, फिर हम ग्रेगेस पेस्ट की व लोकस्ट की बात करें, लिविंग फॉसिल्स हो गया, लिमुलस, किंग क्रैब। क्लियर है। चलिए तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको बटरफ्लाई, ठीक है, स्कॉर्पियन है, लोकस्ट है यहाँ पे, और ये प्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, सब दिख रहे हैं आपको, सब उपस्थित है यहाँ पर। चलिए स्कॉर्पियन में हमने क्या बात करी थी, किस प्रकार के लंग होते हैं यहाँ पे, बुक लंग्स होते हैं, बुक फेफड़े। ठीक है, चलिए मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में कौन कौन आ जाएगा, पाइला जिसको क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। फिर पिंकटेडा यानी कि पल्स ऑयस्टर जो क्या करते हैं, मोती निकालते हैं। सेपिया कटल फिश बोलते हैं, लॉलीगो स्क्वाइड बोलते हैं। ऑक्टोपस डेविल फिश होती है। ठीक है, ऑक्टोपस 8 बड़े बड़े क्या होते हैं, इसके टेंटिकल्स टाइप होते हैं, हाथ। एपेल्शिया सी हेयर बोलते हैं, डेंटिलियम टस्क शेल। ठीक है, और ये काइटन। आई बात समझ में। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं आपको याद नहीं रखने, लेकिन एनसीईआरटी पे जो एग्जांपल्स है वो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें इकाइनोडर्मेटा में, तो एस्टेरिस यानी कि स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश के अंदर में क्या होती है, स्टारफिश को हम किसी भी एक्सिस से कट करते हैं ना, तो क्या समान इसको हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सी सिमेट्री मिलती है, इसमें हमको पेंटारेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। कैसी, पेंटा। ठीक है, कहीं से भी किसी भी एक्सिस से कट करो तो समान भाग में विभाजित हो जाता है। सी अर्चिन, सीएली कुकुम्बिरा है ना, कुकुम्बेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरिया, बिटल स्टार। ठीक है, ये देखिए स्टारफिश, एस्ट्रियोसिस बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, सॉरी। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या बोलते हैं इसको, बिटल स्टार बोल देते हैं। क्लियर। चलिए फिर हेमिकोल्टा में बात करें, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है, आई बात समझ। चलिए तो यहां पर ये टेबल आपको इंग्लिश में भी दे दी गई है। अब देखिए हम क्या बात करेंगे, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहां पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ फाइल्स के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, उन्हीं को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, कंप्लीट पूरे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए तो हम बात कर लें, स्पंजों का अभिलाक्षणिक गुण है। तो हमने स्पंजिस के बारे में बात करी। स्पंजिस के जो अभिलाक्षणिक गुण क्या है, पहली चीज तो हमने बात करी थी, क्या है, इनमें जल नान तंत्र उपस्थित है, यानी कि जल परिवहन तंत्र उपस्थित होता है। और उनमें क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं कोएनोसाइट्स। क्या होते हैं, कोएनोसाइट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोएनोसाइट्स। क्या हो जाएगा बच्चों, कोएनोसाइट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमीबी कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, वर्णक कोशिकाएं नहीं होती हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं नहीं। लेकिन यहाँ हम बात करें इसमें अभिलाक्षणिक गुण क्या है, इसमें कोएनोसाइट्स होते हैं।
ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, कोलार सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं किस तरह, इस तरह से जो है ये क्या होते हैं, कोलार सेल्स उपस्थित होते हैं, ये इस तरह से, और क्या होते हैं, इन पे फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये किस में करते हैं, ये पानी के मूवमेंट में सहायता करते हैं, पानी के गमन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। स्पंजों में भोजन संग्रहित होता है, तो देखिए हमने बात करी स्पंजों में भोजन की बात है, तो क्या होते हैं, इसके अंदर जो कैविटी थी इस तरह से थी। ठीक है, ये क्या है, स्पंज है। ऊपर की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, ऑस्क्यूलम। ठीक है, और यहाँ क्या थे, पोर्स प्रेजेंट थे भीतर की तरफ, यहाँ पर ये पोर्स प्रेजेंट है, इस तरह से हम बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये पोर्स हैं, इसको क्या बोला हमने, ऑस्टिया। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, कोइनोसाइट्स प्रेजेंट थे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक, और ये क्या था, यहाँ पर ये है, हम बात करें बीच वाली जो भाग है, इसको क्या बोला हमने, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, एक सेकेंड, स्पॉन्जोसील। ठीक है, पैरागैस्ट्रिक गुहा भी, हम इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सामने की तरफ है जो भोजन संग्रहित करते हैं, तो इस तरफ क्या होती है, यहाँ पर थीजोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। ठीक है, क्या होती हैं, थीजोसाइट्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर थीजोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे, थीजोसाइट्स। ठीक है, इन थीजोसाइट्स के थ्रू क्या होता है, ये भोजन संग्रहित करता है। आई बात समझ में आपको। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थर्ड की तरफ। अधिकांश पोरीफेरा में अलैंगिक जनन रचनाओं को क्या कहते हैं, तो ठीक है, अधिकांश की हम बात कर रहे हैं, पोरीफेरा में जो लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में रचनाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, खंडन व मुकुलन बोलते हैं। खंडन व मुकुलन के द्वारा करते हैं, हमने देखा था। चलिए, स्पंज में कंटिकाएं तथा अमीबोसाइट्स पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो कंटिकाएं या अमीबोसाइट्स बोलते हैं, उनको किस में बोलते हैं, मीजेनकाइम में। किसमें पाई जाती है, मीजेनकाइम में पाई जाती है। जो बीच वाला भाग है कोइनोसाइट्स, और बीच वाला भाग क्या होता है, इसमें मीजेनकाइम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्पंज की कंटिका यानी कि स्पिक्यूल्स और अमीबोसाइट्स, ये कहाँ पर पाई जाती है, मीजेनकाइमा के अंदर पाई जाती हैं। जो क्या है, कंटिकाएं मतलब स्पिक्यूल्स की बात करें, जो क्या करते हैं, इसका एक स्केलेटन सिस्टम बनाती है, यानी कि तंत्रिका, सॉरी कंकाल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें पांचवें प्रश्न की। स्पंज के शरीर में पानी के बहाव को बनाए रखने में कौन सहायक है। अभी अभी हमने बात करी किसकी, कोइनोसाइट्स की। तो मायोसाइट्स नहीं है, पिनेकोसाइट्स नहीं, क्या है यहाँ पे, कोइनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, पांचवें की। पांचवा हो गया, छठा, स्पंजों में कौन सा लार्वा पाया जाता है। तो हाँ, स्पंज में लार्वा स्थिति देखी थी हमने, कौन सा होता है, पेरेनकाइमुला। कौन सा लार्वा होता है, पेरेनकाइमुला। ये प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है आपके नीट के एग्जाम के लिए। आई बात समझ में। चलिए सातवें प्रश्न की बात करें। स्पंजोसील को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो स्पंजोसील में हमने किसकी बात करी थी, अभी गुहा की बात करी थी। कौन सी गुहा होती है, जल संवहन गुहा, गैस्ट्रोवेस्कुलर, पैरागैस्ट्रिक गुहा। क्या होती है, पैरागैस्ट्रिक। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। जापान में निम्न में से कौन सा जंतु मृत्यु पर्यंत न बिछड़ने की भावना को प्रकट करने के लिए विवाह के रूप में दिया जाता है। तो हमने किसकी बात करी थी, यूप्लेक्टेला की बात करी थी। ठीक है, तो ये यूप्लेक्टेला, इसको क्या करते हैं, जापान के अंदर इसको शादियों में देते हैं। किसमें, जापान में शादियों में गिफ्ट के रूप में देते हैं। शादियों में गिफ्ट देते हैं, उपहार। आई बात समझ में। चलिए नवे प्रश्न की हम बात करें। पोर्तुगीज मैन ऑफ वार क्या है। तो हमने बात करी थी किसकी, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, यानी कि एक प्रथम विश्व युद्ध का सिपाही नहीं, पुर्तगाली सैनिक नहीं, स्पंज। ठीक है, तो एक निवाही पॉलीमार्फिक सिलेंट्रेट। ठीक है, तो पुर्तगीज मैन ऑफ वार को हमने क्या बोला, यहाँ पे एक पॉलीमार्फिक सिलेंट्रेट बोला। एक नेवी है, एक पॉलीमार्फिक सिलेंट्रेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम किसकी, 10 नंबर क्वेश्चन की। सिलेंट्रेटा में निमेटोब्लास्ट का कार्य क्या होता है। ठीक है, अब देखिए निमेटोब्लास्ट क्या करती है, निमेटोब्लास्ट जो है शरीर की सुरक्षा एवं शत्रु पर आक्रमण करती हैं। क्या करती हैं, शरीर की सुरक्षा एवं शत्रु पर आक्रमण करती हैं, निमेटोब्लास्ट की हम बात करें तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, 11वां। किस वर्ग के सदस्यों में मेडुसा अवस्था नहीं पाई जाती। तो देखिए हमने क्या बात करी थी, मेडुसा और पॉलिप अवस्था पाई जाती है। हमने किसकी बात करी थी,
हमने बात करी थी जेलीफिश की, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस वर्ग के सदस्यों में, तो हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, स्पोरोजोआ, इन सब में है। सिर्फ जो एंथोजोआ होते हैं इनके अंदर जो है ये अवस्था अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12, फाइलेरिया कृमि है, हमने बात करी किसकी वजह से होता है फाइलेरिया, वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई, किसकी वजह से होता है वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई। तो ये आ गया आपका सेकंड, वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी ना, आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई यानी कि फाइलेरिया कमी है उसमें बीमारी कौन सी होती है, तो वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी पांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाथी पांव। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनालिडा के सदस्यों में देहगुहा कैसी होती है, एनालिडा की हम बात कर रहे हैं, इसमें कैसी होती है, सिलोमेट्स की हमने बात करी थी, कौन कौन सी, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट। तो उसमें हमने किस किस की बात करी थी, शाइडोसिलोम और एंट्रोसिलोम की। तो एनालिडा के सदस्यों में जो देहगुहा हमें देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, सूडोसिल होती है, एंट्रोसिल होती है, देहगुहा होती है, शाइडोसिल होती है। इसमें होती है शाइडोसिल। क्या होती है, शाइडोसिल। एनालिडा के सदस्यों में देहगुहा पाई जाती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14, नली के भीतर नली यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब संरचना किस संघ के जंतु प्रदर्शित करते हैं, यानी कि देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब के प्लान की बात कर रहा है ये। नली के भीतर नली यानी कि कैसी थी, ये नली और इसके भीतर एक और नली, तो इसको हमने क्या बोला था, ये नलिका और ये नलिका, ठीक है। तो इस तरह का जो प्लान हमें देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है हमें, सिलेंट्रेटा में, प्लेटिल में, सिस्टोडा में, एनालिडा में। हायर ग्रुप जो है कौन है यहाँ पर, एनालिडा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनालिडा हो जाएगा, ठीक है। समझ के देखिए सब कुछ चीजें, सब एग्जांपल बेस्ड है सब कुछ। चलिए 15 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोत्तम वास्तविक सिलोम किस संघ के जंतुओं में हमें देखने को मिली। अब देखिए वास्तविक सिलोम की बात कर रहा है, तो वास्तविक सिलोम किसमें मिली, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्कन्स में, एनालिड्स में या प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो देखिए हायर ग्रुप की बात करी थी हमने किसकी, पोरी, टीना और किसे, एना, इनको हम काउंट कर रहे थे। लेकिन हमें किसको छोड़ना है, पोरीफेरा, ठीक है, फिर सिलेंट्रेटा और फिर टीनोफोरा। इन तीनों को छोड़ दें तो हमें सर्वप्रथम वास्तविक सिलोम किसमें देखने को मिली थी, एनालिड्स के अंदर देखने को मिली थी, जिसको हमने क्या बोला, शाइजोसिलोम बोला था, ठीक है। यूसिलोमेट, शाइजोसिलोमेट, एंट्रोसिलोम, ठीक है। आई बात समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एनालिडा के अंदर। क्लियर है बच्चों। चलिए तो धन्यवाद। हमारा यहाँ पर ये जो आज का जो FTR है यानी कि फाइनल टच रिवीजन है वो खत्म होता है हमारा नॉन कोऑर्डिनेट का। अगले लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी सारणियाँ आपको दिए गई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी को आपको इनके महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं उनको आपको याद रखना है। उदाहरणों के ऊपर ही यहाँ पर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस कोर्स के साथ में आपको जो कुछ प्रश्न हैं वो भी दिए जाएंगे साथ में, ताकि आप उनको भी हल कर सकें और अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं फिर आपकी अगली वेशभूषा में, यानी कि आपकी मेडिकल की सीट को लेने के बाद आपके डॉक्टर के दृश्य में। तब तक के लिए धन्यवाद।